Hello everyone, welcome to the Layman Way. And this video is a part of my playlist on budget and economic survey, which by the way you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. In this lecture, we'll be talking about the key highlights of the budget, which were released by Ministry of Finance yesterday. And or you can always go and read the full budget. But in this particular video, we'll be focusing on just the highlights. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country. That was our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman presenting the budget, as she talks about how the COVID-19 pandemic has affected our financials of the last year, and what would be the policies of the government in the coming year. But we don't need to waste time reading the whole budget. We only will focus on key highlights which were released by Minister of Finance right after the budget speech, and it more or less covers the whole budget, whole gist of the budget, and that is what is important for UPSC prelims, right? So let us begin with the lecture. तो बजट बेसिकली 6 पिलर्स में डिवाइड किया गया है. पहला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग. सेकंड पिलर इज़ फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तीसरा पिलर इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया. चौथा है री इन्वाइगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल. तो चौथा ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करता है, जिस पे फोकस काफ़ी कम था पिछले बजट में. तो इस बार उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है ह्यूमन कैपिटल को, स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन और इन सबको ज़्यादा फोकस किया गया है. इनोवेशन एंड R&D पांचवा है. फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, जो हर बजट का मोटो रहता ही है लगभग कि हमें बिजनेस नहीं करना है, हमें मिनिमम रेगुलेशंस रखने हैं, बट हमें गवर्नेंस करनी है, हमें सुपरविजन करना है, नॉट माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी है चीज़ें. तो चलिए देखते हैं एक एक पिलर में क्या क्या बात की गई है. तो सबसे पहले हेल्थ एंड वेलबींग की अगर हम बात करें तो बजट जो है बेसिकली इस बार हेल्थ वाला जो पार्ट है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक आया है ना. तो उस वजह से सरकार का फोकस अब हेल्थ वेलबींग में बहुत बढ़ गया है. ये आपको नंबर्स में रिफ्लेक्ट करेगा. ये अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, ये नंबर्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रेंड देखना है हमको कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है या क्या डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है. तो ये सब हम देखेंगे. तो अगर हम हेल्थ सेक्टर की हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर को एलोकेशन पिछले बजट में इट वाज अराउंड 94,000 करोड़, बट इस बार इट इज़ 2 लाख करोड़, अराउंड 2 लाख करोड़. तो इट इज़ एन इंक्रीज ऑफ 137%. तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है कि हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है सिटीजन्स के लिए. तो उस हिसाब से जो एलोकेशन है हेल्थ को, वो भी आप देख सकते हो परसेंटेज में कि कितना ज़्यादा हुआ है इस बार, और ये अच्छा भी है, राइट. 137%, जैसे हम बात कर रहे थे हेल्थ में ज़्यादा एलोकेट होना ही था, तो वो हुआ भी है, 137% हुआ है. अब इसमें हेल्थ एंड वेलबींग में 3 एरियाज़ पे फोकस किया गया है. पहला है प्रिवेंटिव, दूसरा है क्यूरेटिव और तीसरा है वेलबींग. तो हमारा अब मिनिस्ट्री का, हम गवर्नमेंट का फोकस क्या है कि हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा कि हम डिसीज़ेज़ को प्रिवेंट करें. ठीक है, प्रिवेंट नहीं कर पाए तो हम उसको क्योर करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, और जनरल ओवरऑल हम वेलबींग इन दोनों को इंश्योर करके, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करके हम ओवरऑल वेलबींग बढ़ाएंगे अपने सिटीजन्स का. ठीक है, तो ये फोकस 3 पिलर्स में हेल्थ एंड वेलबींग का रहेगा. ठीक है, अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ को. तो बेसिकली कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है 2021 आने वाले साल में. 21-22 आने वाले साल में 35,000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है. ठीक है, जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है मेड इन इंडिया, जो इंडिया में ही बनी है, ठीक है, वो अभी प्रेजेंटली 5 स्टेट्स में ही रोल आउट हुई है. बट उसको अब सारे स्टेट्स और यूटीज़ में गवर्नमेंट का प्लान है कि हम रोल आउट करेंगे. और जब ये रोल आउट हो जाएगी तो एस्टिमेटेड है कि हम 50,000 चाइल्ड डेथ्स को एनुअली कम कर पाएंगे उसमें. ठीक है, तो ये एक हेल्थ के रिगार्डिंग पॉइंट है. उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है, एक तो चलो वैक्सीन हो गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है न्यूट्रिशन पे. तो न्यूट्रिशन पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो अपना पोषण अभियान है, ठीक है, पोषण अभियान
और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं। इनको मर्ज करके अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट एक नया स्कीम ला रही है जिसको पोषण 2.0 2.0 बोलेंगे, ठीक है। तो ये नया मिशन लॉन्च हो रहा है, मिशन पोषण 2.0, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान इन दोनों को मर्ज करेगा, ठीक है। तो इससे हम बेसिकली क्या करेंगे, जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उसके अक्रॉस हम न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करेंगे और हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, करेक्ट। तो अभी अभी हमारा इसमें फोकस क्या रहेगा कि हम इस चीज़ में गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर नहीं जाएंगे, बट ऊपर ऊपर से हम डिस्कस कर लेंगे कि पोषण अभियान किसके लिए है। पोषण अभियान वही है कि न्यूट्रिशन हेल्थ वेलबींग को बढ़ाएंगे, ठीक है। जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, ठीक है, उनको ये फोलिक एसिड, फोलिक टैबलेट्स और ये सब दे के उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाएंगे, ताकि ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन सबको कम किया जा सके। ये था पोषण अभियान में कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, ठीक है, इनको न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना रहता है, ठीक है। हम अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि ये जितनी भी स्कीम्स हम इसमें आई हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे में, उसको हम एक साथ अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा नॉर्मल ही डिस्कशन करके चलेंगे, क्योंकि अगर एक एक स्कीम के ऊपर ड्वेलिंग करेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, है ना। तो अभी नॉर्मल ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्थ सिस्टम्स की अगर हम बात करें, तो आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, 6 साल के लिए इसको अलॉटमेंट दिया गया है 64,000 करोड़ का, ठीक है। ये नई स्कीम आएगी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन तो चल ही रहा है, जिसमें आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ठीक है, आयुष्मान भारत है, तो ये तो चल ही रहा है। उसके अलावा एक और स्कीम आएगी जिसमें पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये नई स्कीम आने वाली है। ये ड्राफ्ट में है अभी, तो इसका पॉइंट्स कुछ कुछ देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, ठीक है, इस स्वास्थ्य भारत योजना में, क्योंकि नहीं है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनेगा एक हेल्थ के लिए, जिसमें क्या होगा 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और 17,000 रूरल एरियाज़ में, है ना, वो बनाए जाएंगे। और 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी बनाए जाएंगे। वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स वो होते हैं जहाँ पे वायरस का स्टडी होता है, ठीक है। तो वो वैसे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे वायरस का स्टडी होता है, वैसे 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स बनेंगे, 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनेंगी हर डिस्ट्रिक्ट में, और 3,382 ब्लॉक ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिट्स इन 11 स्टेट्स। तो इतने पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनेंगे 11 स्टेट्स में, ठीक है। ये सब याद नहीं करना है, बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख लो कि क्या क्या बोल रहा है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी बनेगा, मोबाइल हॉस्पिटल्स बनेंगे, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनेंगी, ठीक है, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर वन हेल्थ बनेगा। उसके बाद क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनेंगे, 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, ठीक है। तो ये है इन क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनेंगे 602 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, ठीक है, इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। इसकी जो जितनी भी 5 रीजनल ब्रांचेस हैं और 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलियंस यूनिट्स हैं, इनको हम स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। फिर इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है उसको हम एक्सपैंड करेंगे। अब ये इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल में क्या है कि इसमें आपको सारा हेल्थ के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है वो आपको सारी इधर मिल जाएगी, किसी भी स्टेट की हो, ठीक है। कौन सी योजना चल रही है हेल्थ के रिगार्डिंग, जन आरोग्य योजना है, आपका आयुष्मान भारत है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, कौन कौन एलिजिबल है, ये सारा आपको जो डेटा है, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, किसी भी स्टेट का हो, वो सारा आपको इंटीग्रेटेड इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये इसको हम एक्सपैंड करने की बात करी गई है, ठीक है। 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनेंगे, जिसमें 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये इस नए पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाएंगे। रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बनेगा फॉर WHO साउथ एशिया रीजन, ये एक नई चीज़ बनेगी, रिसर्च प्लेटफॉर्म बनेगा। बायो सेफ्टी लेवल लेबॉरेटरीज बनेंगी, लेवल 3 की सेफ्टी रहेगी उसमें, ये वाली बायो सेफ्टी लेबॉरेटरीज बनेंगी, तो ये है। फिर वाटर सप्लाई के लिए क्या किया गया है, जल जीवन मिशन सबसे पहले आता है वाटर सप्लाई में। तो जल जीवन मिशन में क्या था कि भाई हम हाउस होल्ड्स को टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो यही इसी को स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है। तो इसमें 5 साल के लिए 2 लाख करोड़ का लगभग 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 3 लाख करोड़ का 2.8 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा कि 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हम देंगे,
ठीक है। यूनिवर्सल वाटर सप्लाई देंगे हम कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने अर्बन लोकल बॉडीज़ में, 4000 लगभग अर्बन लोकल बॉडीज़ में हम यूनिवर्सल वाटर सप्लाई देंगे। उसके बाद हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे कहाँ पे, 500 अमृत सिटीज़ में। अब अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये पिछले साल भी स्कीम न्यूज़ में थी। ठीक है, तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी कौन सी स्कीम है, ये हम पढ़ेंगे वैसे अगले लेक्चर में, बट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है अमृत। तो अमृत में क्या था कि जो हमारा सीवेज वगैरह है जो अर्बन सिटीज़ का ना, उसका मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो उसको मैनेज करके और क्लीननेस का बात किया गया था कि अर्बन एरियाज़ को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसको रीजनरेट करेंगे, रीजनरेट मतलब नया जैसा करेंगे। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो अर्बन एरियाज़ हैं हमारे, ठीक है, उसको नए जैसा करेंगे, वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, वहाँ पे ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे ताकि सीवेज वाटर और ये सब का मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो ये था अमरूद। अब वो उसमें यही बोला है कि 500 अमरूद सिटीज़ में हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे अब। ठीक है, फिर आता है स्वच्छ भारत एंड स्वस्थ भारत। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान हम कब से चल रहा है, राइट, और ओपन डेफिकेशन फ्री वाला हम करते रहते हैं, ODF 0 करना है। ठीक है, और हो भी गया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना। तो अब सरकार ने क्या किया उसको देखते हुए कि स्वच्छ भारत अभियान जिस टाइप का सक्सेस हुआ है ना, उसको देखते कि उसकी उसी लाइंस में अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च हो रहा है। अब इसमें क्या है, अब देखो स्वच्छ भारत मिशन में क्या था कि ओपन डेफिकेशन फ्री होना है हमको, है ना, 100% ओपन डेफिकेशन फ्री होना है, कि बाहर में शौच नहीं होना चाहिए, है ना। तभी आपने देखा होगा कि अनुष्का शर्मा भी ऐड कर रही थी इनका कि बाहर में शौच ना करें। ठीक है, तो मत करिएगा। तो ODF फ्री हो गए हम, है ना। बट अब क्या है कि जो आप शौच अंदर कर रहे हो, डेफिकेशन आप अंदर कर रहे हो, बट जो भी कर रहे हो उसका मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए, उसको जाके आप रिवर में थोड़ी डंप कर दोगे। करेक्ट, तो वही बात आ रही है स्वच्छ भारत मिशन 2 में, कि जो जो आपका फीकल स्लज है, ठीक है, या फिर वेस्ट वाटर है जो आप वॉशरूम वगैरह या नहाने वगैरह में यूज़ करते हो, उसका ट्रीटमेंट हो प्रॉपर। वो ऐसे ही कहीं रिवर्स में या आप कहीं डंप मत कर दीजिए उसको। तो उसका मैनेजमेंट हम करेंगे। वो वाला जो टारगेट है वो अब है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सोर्स पे ही सेग्रीगेशन कर देंगे गार्बेज का। सूखा कचरा, गीला कचरा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी अब एक कैटेगरी ऐड होने वाली है। तो वो सब हम सोर्स पे ही सेग्रीगेशन कर देंगे, जहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है हमारा गार्बेज वहीं से ही हम उसको सेग्रीगेट कर देंगे कि ये भाई गीला है, ये सूखा है, और ये हरा डब्बा, येलो डब्बा, ऑरेंज डब्बा, ये सब इस टाइप से हम सोर्स पे ही उसको सेग्रीगेशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिड्यूस करेंगे। ये आपने देख ही लिया कि मोदी जी बैन कर रहे हैं प्लास्टिक। ठीक है, तो वो हम रिड्यूस करेंगे। उसके बाद एयर पॉल्यूशन का रिडक्शन हमको करना है बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम। सो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स की वजह से ही होता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इन पे हम कंट्रोल लगाएंगे ताकि एयर पॉल्यूशन कम रह पाए। और बायो रेमिडिएशन की टेक्निक हम बायो रेमिडिएशन हम करेंगे ताकि जो डंप साइट्स हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में खूब सारी लैंडफिल साइट्स होती है ना, तो वो लैंडफिल साइट्स को इनको डिग्रेड करने के लिए, इनसे मतलब क्या बोलते हैं, इसे कचरा निकालने के लिए, है ना, इसे कुछ कुछ हाँ, इसको मतलब बेसिकली डिस्पोज करने के लिए हम बायो रेमिडिएशन की टेक्निक अपनाएंगे। बायो रेमिडिएशन में क्या होता है कि हम ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इन सब का यूज़ करते हैं, ठीक है, वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। तो वो होता है हमारा बायो रेमिडिएशन। ठीक है, फिर क्लीन एयर के बारे में क्या बोला गया है कि भाई हम 42 अर्बन सेंटर्स विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन जो हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, उनको हम उसके लिए 2000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। फिर एक स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ये अच्छी पॉलिसी है। स्क्रैपिंग पॉलिसी में क्या बोला गया है कि जो पुराने व्हीकल्स हैं, जो बहुत पुराने व्हीकल्स हैं, अब आपने देखा होगा कि BS6 आ गया है ऑलरेडी इंडिया में। बट जो पुराने व्हीकल्स हैं, जो भाई अब 1995 का किसी का व्हीकल है, या फिर लेट्स से 2000 का भी व्हीकल है, अब वो तो बहुत पुराने हैं ना। उनका इंजन तो BS6 नहीं है, उनका इंजन तो हो सकता है BS3 हो या फिर BS2 हो। तो वो तो अभी भी पॉल्यूशन करेंगे। ये BS6 का इफेक्ट तो आने वाले कुछ डेकेड्स में दिखेगा, बट प्रेजेंट पे नहीं दिखेगा ये चीज़, है ना। तो अब सरकार क्या कर रही है कि ये जो पुराने मॉडल्स हैं BS3 वाले, तो अब ये जो ओल्ड व्हीकल्स हैं इनको स्क्रैप करेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो पुराने व्हीकल्स हैं जो आपने पहले बहुत पहले ले रखे थे, उनका फिटनेस टेस्ट होगा एक, कि भाई ये कितना पॉल्यूशन कर रही है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है, कितना नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिट कर रही है। इस टाइप से उसका पॉल्यूशन टेस्ट होगा। अब और वो उसका टेन्योर क्या होगा, पर्सनल व्हीकल है अगर तो 20 साल में टेस्ट होगा,
और अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो 15 साल में उसका टेस्ट कराना मैंडेटरी होगा, ठीक है। फिटनेस टेस्ट जैसे पीयूसी का हम कराते हैं ना टेस्ट, वैसे ही अब एक फ़िटनेस टेस्ट अलग से होगा जिसमें आपकी पूरी गाड़ी का फ़िटनेस चेक किया जाएगा कि भाई अब ये मतलब रो इन्वायरमेंट के हिसाब से ये चलने लायक है रोड पे कि नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉलिसी आएगी। फिर दूसरा पिलर आता है। दूसरे पिलर में क्या है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें सबसे पहली स्कीम आती है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये हमने पिछले इकोनॉमिक सर्वे के भी डिस्कशन में इसको डिस्कस किया था कि भाई जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जब ये रोल आउट हुई थी तो उसमें यही था ना कि मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या था कि मोबाइल्स की अगर आप मेड इन इंडिया मोबाइल्स की अगर आप सेल बढ़ाते हो ईयर ऑन ईयर तो आपको 6% उसमें इंसेंटिव मिलेगा। मतलब अगर जितना जैसे मान लो आपने इस साल 10% मेड इन इंडिया के 10 मेड इन इंडिया के मोबाइल बेचे, ठीक है, और अगले साल आपने 5 बेच दी, सॉरी अगले साल आपने 15 बेचे, तो ये जो 5 एक्स्ट्रा आपने बेचे ना, इस पे 6% आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल सेल्स पे आपको 6% वो मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ताकि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो भी बढ़े, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या है, लगभग लगभग 2 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है 5 साल के लिए फॉर पीएलआई स्कीम्स इन। अभी अभी पहले ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आया था, ठीक है, अब ये 13 सेक्टर्स के अक्रॉस आएगा, ठीक है, हर एक सेक्टर में इसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो और दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया, अब दूसरा क्या है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इतना अभी एडवांस नहीं है क्योंकि सारा इंपोर्ट चाइना से आता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है अब उसको हम मतलब उसको बजट फोकस करता है, तो इन्होंने बजट में क्या बोला है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको ग्लोबल चैंपियंस बनाएंगे, ठीक है। और आत्मनिर्भर भारत पे फोकस किया गया है कि भाई आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश करिए, ठीक है, और उनको ग्लोबल चैंपियंस बनाइए, मतलब ताकि जो ग्लोबली मतलब ग्लोबली वो इंटीग्रेट हो पाएँ, ठीक है, ग्लोबल पार्ट का चेन बन पाएँ। जैसे अभी आप प्रेजेंट देखोगे तो मोस्टली जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो चाइना में ही होता है, और पूरा वर्ल्ड जो है वो डोमिनेटेड है चाइना से ही। मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट चाइना करता है और इम्पोर्ट आता है दूसरी कंट्रीज़ में। तो इसी चीज़ को रिड्यूस करने की बात करी गई है कि भाई अब आप इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करिए और इंडिया से भी एक्सपोर्ट हो, ठीक है, ताकि हमारी इकॉनमी सेल्फ रिलायंट बने और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े इंडिया का। क्योंकि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, और वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंडिया में है ना, तो उसको टैकल करने में ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करना है हमको, ठीक है। और टेक और दूसरी बात ये है कि अगर जैसे जैसे नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगी इंडिया में तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, है ना, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हम बाकियों के कंपैरिजन में हम आगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट आर एन डी में और ज़्यादा होगा, है ना। तो ये सब बोला गया है। तो अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगी तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का भी बेनिफिट उठा सकती है इंडिया, क्योंकि मास स्केल पे प्रोडक्शन होगा, है ना, एक्सपोर्ट करेंगे तो मास स्केल पे प्रोडक्शन होगा, तो उससे हमारा कॉस्ट भी कम आएगा। जैसे चाइना में काम होता है ना, वैसे इंडिया बस उसको रेप्लिकेट करने की बात कर रहा है कि भाई जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसीलिए बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो ये बोला गया, और वहाँ पे जॉब्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है, तो ये सब बोला गया है। अब टेक्सटाइल्स पे अगर हम हाँ आएंगे तो इसमें एक मित्र स्कीम लॉन्च होगी जिसका जिसका फोकस क्या रहेगा कि हम इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स बनाएंगे। तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे जिसको इन्होंने मित्र बोला है, शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स आएंगे इन एडिशन टू पीएलआई। अब इसमें जो ये 13 सेक्टर है ना, 13 सेक्टर में एक सेक्टर टेक्सटाइल भी है, ये पीएलआई स्कीम में एक सेक्टर टेक्सटाइल भी है, तो इसके एडिशन में एक और आएगा जो है ये मित्र स्कीम। जब आएगी अच्छे से तो हम पढ़ेंगे, बट अभी मित्र स्कीम बस यही है कि टेक्सटाइल पार्क लॉन्च होंगे, ठीक है, जिसमें हम और दूसरा इसके अलावा क्या है कि 7 टेक्सटाइल पार्क्स लॉन्च होंगे 3 साल के पीरियड में, ठीक है, 3 साल के पीरियड में हम 7 टेक्सटाइल पार्क्स को बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, ताकि लार्ज इन्वेस्टमेंट्स आएँ, एफडीआई बहुत ज़्यादा आए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो, यही सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब हर सेक्टर में होता है। हर सेक्टर को एक्सपैंड इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट आए, उसमें एफडीआई आए, है ना, और एक्सपोर्ट्स बढ़ें। तो हर सेक्टर का यही है। तो ये जेनरिक स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो कहीं भी आए तो आप ये तो लिख ही सकते हो मेंस के आंसर में कि भाई ये होना चाहिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट बजट में, अगर पिछले साल का आपने बजट देखा होगा, तो पिछले साल के बजट में एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का एनआईपी का कंसेप्ट आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 111 करोड़ हम इसको एलोकेट कर रहे हैं,
और उसमें एनआईपी में इन्होंने क्या किया था कि एनआईपी में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स हैं, जैसे एनर्जी हो गया, रोड हो गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पब्लिक पार्क्स हो गए, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सिनेरियो है ना, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, तो इन सब पे फोकस करेगा, जिसमें एनर्जी पे सबसे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे पावर जनरेशन हो, रिन्यूएबल पावर जनरेशन हो, तो इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस था। 70% आई गेस ये ऊपर वाले ही पार्ट थे, एनर्जी, रोड्स और ये सब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब उसमें जो जितने प्रोजेक्ट्स थे, अब वो बोला गया कि उस प्रोजेक्ट को हम एक्सपैंड करेंगे टू 7,400 प्रोजेक्ट्स। और जो पिछले साल का अगर हम परफॉर्मेंस कंपेयर करें एनआईपी का, तो 217 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका कॉस्ट कितना था, 1.1 लाख करोड़ का, ठीक है। ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं एनआईपी के अंडर, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अच्छा पॉइंट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर कुछ भी करना हो ना, तो ये ज़रूर मेंशन करना है एनआईपी, कभी भी आंसर लिख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, और गवर्नमेंट को, आपका गवर्नमेंट के एफर्ट्स को दिखाना हो, तो एनआईपी ज़रूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मेजर्स इन 3 थ्रस्ट एरियाज टू इंक्रीज फंडिंग फॉर एनआईपी। अब 3 थ्रस्ट एरियाज क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, एक मोनेटाइजिंग एसेट्स है, और एक शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट्स। मोनेटाइजिंग एसेट्स मतलब जैसे जो सरकार के एसेट्स जो ऐसे पड़े हुए हैं ना फालतू में, जैसे मान लो पीएसयूज़ हैं, ठीक है। अब पीएसयूज़ के, फॉर एन एग्जांपल, अब मान लो पीएसयू के पास एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, ठीक है, बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है। अब ये ऐसे हर रोज़ थोड़ी कोई खेलता होगा इसमें, है ना। तो अब वो ऐसे पड़ा हुआ है, लैंड का कॉस्ट तो जा रहा है ना, लैंड का बस कॉस्ट है इसमें, और तो पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी अब, गवर्नमेंट इसको रणजी के मैचेस के लिए दे सकती है, फॉर एग्जांपल, जस्ट जस्ट सेइंग, ठीक है। तो क्या होगा, जब रणजी के मैचेस यहाँ होंगे तो मेंटेनेंस भी इसका होता रहेगा, और जिसका ये ग्राउंड है गवर्नमेंट का, उसको पैसा भी आता रहेगा जब भी मैच होगा। तो इसको बोलेंगे हम क्या, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला हमने, मोनेटाइजिंग द एसेट। क्योंकि भाई ये जो ग्राउंड था ये गवर्नमेंट का था, ठीक है, अब उसने उसको मोनेटाइज कर दिया, उससे उसको पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से गवर्नमेंट फोकस करेगी, ठीक है, ऐसा बोला गया है बजट में। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे ताकि वो फंड दे पाएँ एनआईपी को, ठीक है। उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी पे जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इन सब को हम बढ़ाएंगे। तो यही सब बोला गया है इसमें, ठीक है। मशीनरी हो गई, रोड्स बनाने में एक्सपेंडिचर जो हो गया, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। अब एक एक करके ये देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है, वैसे थोड़ा थोड़ा बता दिया, अब एक एक करके देखते हैं क्या बोल रहा है। क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए, अब भाई अब रोड वोड बनाना है तो उसको फाइनेंस तो करना पड़ेगा। तो उसको फाइनेंस करने के लिए उन्होंने बोला है कि हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो इसका फाइनेंसिंग का पूरा प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है डेवलपमेंट डीएफआईज़ को, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो और ये जो डीएफआईज़ हैं ये क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज अ प्रोवाइडर, इनेबलर एंड कैटलिस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो गवर्नमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग है वो किसके हाथ में, डीएफआई के हाथ में, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसी को ही गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ एलोकेट किया है। अब ये अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता रहेगा, ठीक है, जो उसको सही लगेगा उस टाइप से। तो ये एक इनेबलर है, ठीक है। तो इसको एक इंस्टीट्यूशन बना दिया इन्होंने, डीएफआई, उस वही एलोकेट करेगा अब सारे पैसा एलोकेट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। उसके बाद ₹5 लाख करोड़ लैंडिंग पोर्टफोलियो टू बी क्रिएटेड अंडर द प्रपोज डीएफआई इन 3 ईयर्स। 5 लाख का करोड़ का लैंडिंग पोर्टफोलियो रहेगा किसका, डीएफआई का, बनाएंगे मतलब ये लोग 3 साल में। मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन चाहिए ताकि ये कंप्लीट कर पाए। अब हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता ना, तो वो कहाँ से फाइनेंसिंग लेगा, डीएफआई, डीएफआई उसको फाइनेंस करेगा। तो वह वही बोल रहा है कि वो पोर्टफोलियो हम बढ़ाएंगे और ज़्यादा। डेट फाइनेंसिंग बाय एफपीआई इन्वेस्टर्स, एफपीआई सॉरी, टू बी इनेबल्ड बाय द अमेंडिंग इनवाइट्स एंड राइट्स। अब इनवाइट्स या राइट्स कौन रेगुलेट करता है, से भी रेगुलेट करता है, ठीक है। क्या होते हैं राइट्स इनवाइट्स, ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही होता है, बट इसमें क्या रहता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इसमें रियल एस्टेट में होता है, इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह बन रहा है, या फिर कोई बड़ा सा, रियल एस्टेट को छोड़ के बाकी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे ब्रिज बन रही है कोई, ठीक है, तो ब्रिज रियल एस्टेट में नहीं आता, रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स आती हैं ना। तो अगर बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं तो उसमें आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप क्या पूरा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट तो करोगे नहीं। तो राइट्स में क्या होता है कि कुछ, मान लो तुमको भी इन्वेस्ट करना है, तुमने भी इन्वेस्ट किया, मेरे को भी करना है, मैंने भी किया, और ऐसे 50 लोगों को करना है, तो 50 लोगों ने इन्वेस्ट करके एक पूल बना दिया पैसे का। अब उस पैसे से इस एक बिल्डिंग मैंने बना दी,
अब उस बिल्डिंग को मैंने रेंट पे दे दिया, अब वो रेंट से जो पैसा आएगा ना वो सारे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों में, समझ में आ रहा है, वो हो या राइट्स। मतलब मान लो 3 लोगों को इन्वेस्ट करना है एक घर में, ठीक है, बट इनके पास इतना पैसा नहीं कि वो घर खरीद पाए। तो क्या होगा, ये तीनों पैसा मिलाएंगे, ठीक है, और एक घर खरीदेंगे, फिर घर को रेंट पे दे देंगे, फिर रेंट से जो इनकम आएगी वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है राइट्स का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब यही अगर इसको मैं घर को हटा के कोई एयरपोर्ट कर दूँ या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कर दूँ, तो उससे जो भी ये सेम चीज़ आएगी उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो उसमें ये बोला कि अब पहले अब इसमें क्या है कि जो एफ पी आईज़ हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, अब वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसकी उसका हम प्रोविज़न बनाएंगे कि ताकि ये जो ये ट्रस्ट हैं ये लोग एफ पी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, बिग थ्रस्ट टू मोनेटाइजिंग एसेट, ये तो मैंने बता ही दिया कि अब इसमें क्या है कि इन्होंने एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई है। जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन थी ना, वैसे ही एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, ये बनाएंगे ये लोग और इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एसेट मोनेटाइजेशन मेजर्स में क्या बोला है कि जो टोल रोड्स हैं, ठीक है, जैसे जो जब आप स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट जाते हो तो बीच में टोल देना पड़ता है ना कहीं कहीं, तो वो जो टोल है वो कौन कलेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं कि भाई बी ओ टी मॉडल होता है एक, ठीक है। और इस टाइप से कुछ कुछ मॉडल्स होते हैं इसके। बिल्ड ओन ट्रांसफ़र बी ओ टी होता है, बी डबल ओ टी होता है, ठीक है। फिर एक ई पी सी होता है, ठीक है। इस टाइप के कुछ कुछ मॉडल्स होते हैं जिस पे ये काम करता है, पी पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये काम करता है, ठीक है। तो अब वो ये बोला गया है कि ये जो टॉल कलेक्शन वाला है ना, ये अब टॉल कनेक्शन एन एच ए आई को दिया जाएगा, ठीक है। किसमें, टॉल रोड्स में। जो ये रोड्स पे टॉल का कनेक्शन है, अगर जो भी प्राइवेट पार्टीज़ कर रही हैं वो अब एन को ट्रांसफ़र करा जाएगा। एन गवर्नमेंट एजेंसी है, तो ऐसे कितने ट्रांसफ़र किए जाएंगे, 5,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ के ऐसे टॉल रोड्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एन को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये बोला गया है किसमें, इंपॉर्टेंट एसेट मोनेटाइजेशन में, क्योंकि वो रोड तो सरकार का एसेट है ना यार, वो सरकार का एसेट है, तो वहाँ पे टॉल लगा के जो चार्ज होगा वो एन को जाएगा, ठीक है। वो ऐसा है। अब एक ट्रांसमिशन एसेट्स भी हैं। ट्रांसमिशन एसेट जैसे बिजली का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो बिजली का जब ट्रांसमिशन होता है तो ये जो वायर जा रही होती हैं, है ना, एक जो ट्रांसमिशन वायर जा रही होती हैं, ये भी गवर्नमेंट का एसेट है, ठीक है। जो एन है या फिर पावर ग्रिड है, करेक्ट। तो ये जो ट्रांसमिशन कौन करता है, ये पावर ग्रिड ही करती है ना। तो अब वो यही बोल रहा है कि अब इसमें इसको भी हम मोनेटाइज करेंगे। अब ऐसे 7,000 करोड़ के जो ये ट्रांसमिशन एसेट्स हैं, इनको हम किसको देंगे, पी जी सी आई एल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको हम देंगे। तो ये एक 7,000 करोड़ का ट्रांसफ़र पावर ग्रिड को जा रहा है और 5,000 करोड़ का एन को जा रहा है। तभी आप देखोगे कि आज शेयर मार्केट में पी जी सी एल का जो क्या बोलते हैं शेयर प्राइस है वो बढ़ा है थोड़ा, क्योंकि 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया इसको, है ना। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एसेट्स टू बी मोनेटाइज बाय रेलवेज़, ठीक है। रेलवेज़ ये फ्राइट कॉरिडोर को मोनेटाइज करेंगे, ठीक है। फ्राइट कॉरिडोर मतलब जो ये गुड्स की गाड़ियाँ होती हैं ना, गुड्स की जो ट्रेनें होती हैं जो लंबी लंबी, उसको बोलते हैं हम फ्राइट। तो ऐसे कुछ कॉरिडोर्स होते हैं जो एक रीजन को दूसरे रीजन से लिंक करते हैं, तो उनको हम मोनेटाइज करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आफ्टर कमीशनिंग। अब नेक्स्ट लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स टू बी मोनेटाइज्ड फॉर ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट कंसेशंस। तो जैसे जो अभी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, रिसेंट तो नहीं है वैसे, जैसे लखनऊ एयरपोर्ट पहले गवर्नमेंट चलाती थी, अब अडानी उसको चलाता है। तो ये इन्होंने अपना जो ऑपरेशन है वो अडानी को दिया है ना। तो इस टाइप से इनके पास पैसा भी आ रहा है, क्योंकि अडानी बाकी सब सर्विसेज में चार्ज कर लेता है है ना। तो बाकी गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है कि भाई ये कैसे चलेगा क्या चलेगा, मेंटेनेंस भी अपने आप होता जा रहा है इसका, ठीक है। गवर्नमेंट को मिनिमम बिजनेस में इन्वॉल्व होना है। तो अब ऐसे जैसे लखनऊ का किया इन्होंने, लखनऊ का अडानी को दिया, वैसे ही और एयरपोर्ट्स को ये मोनेटाइज करेंगे ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट कंसेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें एसेट मोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस हैं, गेल, आईओसीएल और एचपीसीएल की, इसको मोनेटाइज किया जाएगा, ठीक है। मान लो कोई और एक्स वाई जेड कंपनी है, उसको भेजना है कहीं इधर से उधर अपना ऑयल, तो वो अभी आईओसीएल इन इन तीनों का अभी पाइपलाइन यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि लोग अलाउ ही नहीं करते हैं। बट गवर्नमेंट बोलिए नहीं, हम अलाउ करेंगे, अगर आपकी ये नहीं पाइपलाइन यूज़ हो रही है तो हम अलाउ करेंगे और इससे हम पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का मोटिव है, ऐसे मोनेटाइज कर सकते हैं बेसिकली, ये बात है। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
के जो एयरपोर्ट्स हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, उसको ये लोग मोनेटाइज़ करेंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज़ करेंगे, जहाँ से पैसा मिल पा रहा है वहाँ से, ठीक है। वेयर हाउसिंग एसेट्स हैं, जैसे CWC है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, या नाफेड के जो एसेट्स हैं उसको मोनेटाइज़ करेंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम्स को मोनेटाइज़ करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि भाई PSU का अगर ग्राउंड है जैसे एग्जांपल, उसको ये रणजी मैचेस के लिए दे देंगे तो वहाँ से पैसा आता रहेगा, ठीक है। तो वो उस टाइप से मोनेटाइज़ करेंगे। उसके बाद क्या है कि शार्प इंक्रीज़ इन द कैपिटल बजट। अब देखो, अब कैपिटल बजट में जो एलोकेशन है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, क्यों? क्योंकि भाई अब आपने एलोकेशन हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, तो ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ेगा। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है बस, ये वैल्यूज़ याद नहीं रखनी, बट ट्रेंड याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एस्टीमेट जो 2021-22 का है, दैट इज़ 34.5% ओवर 4.12 लाख करोड़ एलोकेटेड। पिछले साल के कंपैरिजन में जो इस साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट इज़ 34.5% हायर, ऑन द हायर साइड। तो आपको यही बस याद करना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, और ज़्यादा कितना है? 34.5%, लगभग लगभग ऊपर है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा पता होना चाहिए आपको। अब क्या है, ओवर ओवर ₹2 लाख करोड़ टू स्टेट्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज़ फॉर देयर, 2 लाख करोड़ दिया गया है स्टेट्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज़ को उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। 44,000 DEA को दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को, ताकि वो आगे अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें वो इन्वेस्ट कर पाए, उनमें वो एक्सपेंडिचर कर पाए, ठीक है। तो उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को 44,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रोड्स एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें 1.18 लाख करोड़ का हाईएस्ट ओवर, इसकी ये इतना पैसा आपने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स को दिया है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को, जिसमें से लगभग लगभग 1 लाख 1,08,000 लगभग लगभग तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। तो आप देखोगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत फोकस हो रहा है। गवर्नमेंट ये समझ गई है कि भाई लॉन्ग टर्म हम तभी ग्रो कर पाएंगे जब आप कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस में रखोगे। आप शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर करके आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आपको एसेट्स बनाने पड़ेंगे, तभी वो आगे जाके फ्रूटफुल रिटर्न्स देंगे बाद में, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब ये समझ गई है, और उन्होंने एलोकेशन भी उसी के हिसाब से किया इस बजट में। उसके बाद 5.35 लाख करोड़ भारत माला परियोजना के लिए दिया गया है। भारत माला परियोजना क्या है? भारत ऐसा है, ठीक है। अब भारत को मैं माला पहना देता हूँ, तो मैं माला पहना देता हूँ उसको पूरा, तो क्या कर रहा हूँ मैं? ये इनके रोड्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रोड्स बना रहा हूँ, हाईवेज़ बना रहा हूँ, स्टेट्स के अक्रॉस स्टेट्स हाईवेज़ बना रहा हूँ, ठीक है। तो वही भारत माला है। भारत को माला पहनाना मतलब कि हाईवेज़ और रोड्स का कंस्ट्रक्शन की बात हो है इसमें भारत माला परियोजना में। तो इसमें क्या एडिशनल चीज़ें आई हैं कि भाई हम क्या है 13,000 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड्स हम इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। मोर देन 13,000 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड्स वर्थ 3.3 लाख करोड़ अवॉर्डेड फॉर कंस्ट्रक्शन। इतना हम इतना बनाने वाले हैं इसमें। 3,800 किलोमीटर इसमें से ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और 8,500 किलोमीटर अवार्ड हो चुका है कंस्ट्रक्शन के लिए, मार्च 2022 तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 11,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स बन जाएंगे मार्च 2022 तक, ठीक है। तो अगले साल तक इतना सब होने वाला है, बस ये दिए हैं। अब इसमें रटने मत बैठ जाना कि कितना किलोमीटर नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनने वाला है, कुछ कोई नहीं पूछता ये। अब उसके बाद इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें 1 लाख करोड़ जो है वो तमिलनाडु के लिए दिया गया है। वो तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे बनेंगे। केरला में कितने किलोमीटर बनेगा? 1,000 किलोमीटर बनेगा, उसके लिए इतना एलोकेशन है 65,000 करोड़। 25,000 करोड़ वेस्ट बंगाल के लिए है। बकवास है, बस देखने के लिए है बस कि किसको किसको एलोकेट हुआ है। तमिलनाडु है, केरला है, बंगाल है, ठीक है। 34,000 करोड़ टू बी एलोकेटेड फॉर 1,300 नेशनल हाईवेज। अब इसमें असम के लिए भी दिया है। नेक्स्ट 3 ईयर्स में असम को भी इतना एलोकेशन मिल रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट पे फोकस है। 19,000 करोड़ वर्क ऑफ नेशनल हाईवेज करेंटली इज इन द प्रोग्रेस इन द स्टेट। अब असम में ऑलरेडी 19,000 करोड़ का हाईवे का कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी इन ऑन द वे है, ठीक है, हो रहा है मतलब। फ्लैगशिप कॉरिडोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से प्रपोज किए गए हैं? एक तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, एक ये एक्सप्रेस हाईवे है। उसके बाद बेंगलुरु चेन्नई है, कानपुर लखनऊ है एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून है, ठीक है। रायपुर विशाखापट्टनम है, चेन्नई सलेम कॉरिडोर है, ठीक है। अमृतसर जम्मू जामनगर है, सॉरी,
अमृतसर जामनगर है, ठीक है, दिल्ली कटरा है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, कौन कौन से कौन कौन से फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं, फ्लैगशिप एक्सप्रेसवेज हैं। अब ये नागपुर विशाखापट्टनम कहाँ कहाँ से पास होगा, कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे ज्योग्राफी में ना, कि ना रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर जो एक्सप्रेस वे है वुड पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो आप थोड़ा ऐसे दिमाग में डालो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ से जाएगा उड़ीसा, विशाखापट्टनम इधर है ना, विशाखापट्टनम इधर है और आपका रायपुर इधर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, यहाँ उड़ीसा आ जाता है आपका, फिर ये आंध्र प्रदेश है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में यहाँ से यहाँ यहाँ, ठीक है। तो इस टाइप से है अपना, ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, नॉर्थ आंध्र प्रदेश टू बी अवॉर्डेड इन द करंट ईयर, ठीक है। तो यहाँ इन तीनों स्टेट से पास करेगा। तो ऐसे ही आप बाकी सबके भी एक बार देख लेना कि दिल्ली मुंबई कौन कौन से स्टेट से पास कर सकता है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से वो पास कर सकता है, ठीक है। इस टाइप से आपको देखना पड़ेगा, ये खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा आपको। बाकी ये जो जितने भी हैं ये आप थोड़े दिमाग में रख लेना, दिल्ली मुंबई, बेंगलुरु चेन्नई, कानपुर लखनऊ, दिल्ली देहरादून, रायपुर विशाखापट्टनम, चेन्नई सालेम, अमृतसर जामनगर, दिल्ली कटरा, ठीक है, ये सारे एक्सप्रेसवेज बनने वाले हैं। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आएगा किसमें, न्यू 4 एंड 6 लेन हाईवेज़ में, ठीक है, जितने भी 4 और 6 लेन हाईवेज़ हैं वहाँ पे एडवांस ट्रैफिक सिस्टम आएगा, जिसमें स्पीड रडार होगा। वो होता है ना जैसे स्पीड मेजर होती है कि ऐसे लिखा रहता है 60, मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, वैसे आप डिजिटली कर देंगे उसको, आप उससे एक्सीड करोगे आपका चलान कट जाएगा, इस टाइप से। स्पीड रडार्स होंगे, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड्स होंगे, वही साइन बोर्ड जैसे होता है ना, जैसे कि भाई 60 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड है, यहाँ धीरे चलाएं वहाँ तेज़ चलाएं, इस टाइप से। जीपीएस इनेबल्ड रिकवरी वैन्स होंगी, है ना। तो ये सब है। अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। रेलवेज़ में क्या क्या एलोकेट हुआ है, रेलवेज़ में देखते हैं। 1 लाख करोड़ का रेलवेज़ को बजट एलोकेट किया गया है, जिसमें से एक 1,10,000 है, जिसमें से 1,07,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब एक नई स्कीम आने वाली है जिसका क्या है, नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030, ठीक है। फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाएंगे बाय 2030, ये नई स्कीम आने वाली है, नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे ऑफ ब्रॉड गेज रूट्स टू बी कम्प्लीटेड बाय दिसंबर। अब जो कोयले से गाड़ी चलती है ना, जो कोयले से आपकी क्या बोलते हैं ट्रेनें चलती हैं, उसको पूरा स्क्रैप करने वाले हैं, वो कुछ नहीं बचनी चाहिए। तो आप देखते हो ना कि यहाँ ऊपर केबल रहती है, ट्रेन ऊपर से ऐसे जो एनर्जी मतलब जो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ऊपर केबल से ही आती है, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ऐसे ये लोग हर ट्रेन का करेंगे, 100% कर देंगे, मतलब सारी ट्रेन जो हैं वो अब ऊपर केबल जो आ रही होती है ना उससे ही पावर लेंगे, ऐसे होता है ना, ऐसे करके कुछ होता है, ऊपर ऐसे एंटीना टाइप लगा रहता है बाहर के कोच पे, ठीक है। तो वो जो होता है वो वही इलेक्ट्रिफिकेशन करने की ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। उसके बाद ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर्स RKM इलेक्ट्रिफिकेशन टू रीच 46,000 RKM, दैट इज 72% बाई द एंड ऑफ 2020 में, याद करने की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर टू बी कमीशन बाय जून 2022 टू ब्रिंग डाउन इन द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इनेबलिंग द मेड इन इंडिया स्ट्रैटेजी। बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, क्या बोल रहा है। अब इसमें देखो इंडिया में मान लो मैं रायपुर में रहता हूँ जैसे, ठीक है, तो मेरे को दिल्ली से कोई सामान मंगाना है फॉर एग्जांपल, तो यार अब दिल्ली से सामान आने में बहुत टाइम लग रहा है, लेट्स से फॉर टाइम लग रहा है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, जस्ट सेइंग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है ना, जैसे अब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे क्या है कि नवी मुंबई से लेकर दिल्ली तक पूरा एक कॉरिडोर कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें ये कहाँ से पास करेगा, आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर ये गुजरात जाएगा, गुजरात फिर राजस्थान जाएगा, राजस्थान के बाद आपका ये हरियाणा से पास होके दिल्ली जाएगा, दिल्ली से जाके फिर ये दादरी उत्तर प्रदेश में जाके एंड होगा। तो ये सारे जितने भी बीच में रास्ते पड़े इन सब पे कुछ कुछ स्टॉप्स होंगे जहाँ पे ये ट्रेन रुकेगी और वहाँ पे अपना सामान अनलोड करेगी, ठीक है। तो ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया ट्रेन से, है ना। नवी मुंबई से जाके JNPT नहीं, नवी मुंबई से जाके आपने डायरेक्ट इधर भेज दिया, सिर्फ 4-5 स्टॉप आए, ठीक है। वैसे अब वो बस बस से अगर आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कर। तो वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेगा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, क्योंकि भाई रायपुर में बैठ के भी आप बिज़नेस कर सकते हो, फिर आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि भाई मेरे पास तो रॉ मटेरियल आएगा कैसे, ठीक है। और वैसे ही दूसरा क्या है, दूसरा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। ईस्टर्न कहाँ से पास करता है, ईस्ट जैसे मान लो आपका ये है ऐसा, है ना, ऐसा है, तो ईस्टर्न आपका पास करता है, ईस्टर्न आपका यहाँ यहाँ पे है ना, लुधियाना से स्टार्ट होता है ये, पंजाब से, ठीक है, लुधियाना से स्टार्ट होके ये आपका उत्तर प्रदेश आता है,
बिहार आता है, ठीक है, झारखंड आता है और फिर वेस्ट बंगाल आता है। तो इस टाइप से ये यहाँ पे इसका मैं नाम भूल गया, यहाँ पे कौन सा वो जगह का नाम है जहाँ पे इसका एंड होता है, एक बार देख लेना आप लोग। बट ये स्टेट्स इस टाइप से हैं, लुधियाना टू दनुकी है शायद इसका नाम, DANUKI। एक बार कंफर्म कर लेना कौन सा है वो, मेरे हिसाब से डनुकी है वो, ठीक है, दानुकी। तो वहाँ तक ये रहता है, ठीक है, लुधियाना से दानुकी तक। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, इनको ये फोकस में रहेंगे, ठीक है। एडिशनल इनिशिएटिव, इसके अलावा कौन से इनिशिएटिव हैं, इसको तो ये कमीशन करेंगे। इसके अलावा सोन नगर और गोमो सेक्शन को ये लोग कनेक्ट करेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर पे ही, सेम सेम कॉरिडोर पे ही ये लोग इन दोनों को भी कनेक्ट करेंगे साथ में, ठीक है। फ्यूचर डेडिकेटेड, और फ्यूचर में क्या है, अब जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद क्या प्रोजेक्ट है, उसके बाद ईस्ट कोस्ट में है खड़गपुर टू विजयवाड़ा। खड़गपुर कहाँ पर है, खड़गपुर आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। विजयवाड़ा कहाँ है, विजयवाड़ा तेलंगाना में है, ठीक है। तो इन दोनों को भी ईस्ट कोस्ट पे कनेक्ट करने के लिए एक कॉरिडोर आएगा। उसके बाद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में भुसावल टू खड़गपुर टू दनकुनी, ये वही वही है, मैं समझ गया, दनकुनी यही है आपका, जो आपका कोलकाता के पास है ये दनकुनी, ठीक है। और ये भुसावल कहाँ पर है, भुसावल इज़ इन महाराष्ट्र आई गेस। तो यहाँ से महाराष्ट्र से आप खड़गपुर जो वेस्ट बंगाल में है और फिर दानुकी, ठीक है। तो इस टाइप से एक कॉरिडोर बनेगा, ठीक है, ये प्रपोज कॉरिडोर है। तो इसमें ना बस इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप ये लोकेशन आप ना एक बार देख लेना कहाँ कहाँ पर है। ऐसे मैं बता ही दे रहा हूँ, भुसावल आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, खड़गपुर और दनकुनी आपका वेस्ट बंगाल में है। इटारसी टू विजयवाड़ा, इटारसी आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एमपी से लेकर आप ये सॉरी एमपी, ये बीच सेंट्रल इंडिया में आपसे तेलंगाना कनेक्ट कर रहे हो विजयवाड़ा। तो इटारसी से विजयवाड़ा का एक बनने वाला है, ठीक है। तो ये है मेजर्स फॉर पैसेंजर कन्वीनियंस एंड सेफ्टी। अब कन्वीनियंस और मेजर्स फॉर पैसेंजर की कन्वीनियंस एंड सेफ्टी के लिए विस्टा डोम LHB कोच ऑन टूरिस्ट रूट्स पे ट्रैवल होगा। अब ये विस्टा डोम क्या है देख लेना, ये इस टाइप से कोच रहेंगे। इस ये कोचेज़ हैं विस्टा डोम, ऐसे रिलैक्सिंग और आराम से अच्छे सेफ्टी वाले टूरिस्ट वाले लाइंस पे ही ये बनेंगे, ये वाले कोचेस है ना। तो उससे सेफ्टी इंश्योर होगी इनकी। हाई डेंसिटी नेटवर्क एंड हाई यूटिलाइज नेटवर्क रूट्स टू हैव इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इंडिया में ही बनेंगे ऐसे ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे वो कोलिजन को प्रिवेंट करने वाले सिस्टम, सॉरी कोलिजन्स को प्रिवेंट करने वाले जो सिस्टम्स होते हैं, है ना, वो हम इंड्यूस करेंगे हर रेल नेटवर्क पे, ठीक है। तो वो हो जाएगा एक। उसके बाद हम आते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बोलता है कि रेजिंग द शेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज़। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारा फोकस दो चीज़ है, एक तो हमें क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत फोकस कर रही है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम एक ही व्हीकल में जाएंगे तो कम पॉल्यूशन होगा, करेक्ट। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक फोकस तो यही है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम बढ़ावा देंगे। उसके लिए 20,000 बसेस जो हैं वो PPP मोड में रन करने का इनका अब इस साल का टारगेट है, ठीक है। मेट्रोज़ को हम एक्सपैंड करेंगे, जैसे आप अभी वहाँ पे भी बन रही है आपका लखनऊ में तो बनी गई है, अब लखनऊ लखनऊ से कानपुर के लिए भी बन रही है, ठीक है। कानपुर में भी मेट्रो आ रही है, सॉरी कानपुर में भी मेट्रो आ रही है अभी, ठीक है। तो हर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे हम मेट्रोज़ को ले आएँ, ठीक है। 18,000 करोड़ फॉर 18,000 करोड़ फॉर न्यू स्कीम टू ऑगमेंट पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पब्लिक बसेस का ट्रांसपोर्ट बनाने की बात की गई है। टू बूस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर, प्रोवाइड फिलिप टू इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आर यूथ। तो इससे सब क्या होगा, ये सब हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अगर हम फोकस करेंगे तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हाँ है ना, जो इतना इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है कि भाई बीटेक वाले रिक्शा चला रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा, है ना, उस टाइप से नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट सबको अपने स्किल के हिसाब से मिलेगा, करेक्ट। A total of 702 kilometers of conventional metro is operational and another 1,000 kilometer of metro and RRTS is under construction in 27 cities। तो वही है, ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के तरीके हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं, दो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो टेक्नोलॉजीज टू बी प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड मेट्रो रेल सिस्टम्स एट मच लेसर कॉस्ट वाइल सिमिलर एक्सपीरियंस इन टीयर 2 सिटीज़ एंड पेरिफेरल एरियाज ऑफ टीयर 1 सिटीज़। अब ये मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो क्या देख लेते हैं। देखो मेट्रो लाइट ये है, ये तो दिल्ली मेट्रो चलता है ना, दैट इज़ मेट्रो लाइट, ठीक है। और जो आप कभी बाहर वगैरह गए होगे तो जो रोड्स पे ये ऐसे ट्रेन टाइप के चलते हैं ना, रबर, इनका रबर का होता है ये रबर के वो होते हैं इनके
क्या बोलते हैं, टायर्स जो होते हैं वो रबर के होते हैं, इनमें रबर का नहीं होता है। तो इस टाइप के जो चलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ये इसको हम बोलते हैं मेट्रो नियो। ठीक है, नई मेट्रो टाइप आप बात कर सकते हो। जैसे बाहर वगैरह कभी जाओगे तो देखोगे वहाँ पे बाहर ऐसे ही चलती हैं चीज़ें। चेक रिपब्लिक वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे छोटे छोटे शहर हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही बीच बीच में ट्रेन चलती हैं। ठीक है, तो वो जो है इस जो बीच में होती है ना रबर वाली ट्रेन्स, इसको बेसिकली बोलते हैं हम मेट्रो नियो। ठीक है, और ये जो दिल्ली वाली है इनको तो हम वो बोलते ही हैं मेट्रो लाइट। सेंट्रल काउंटर पार्ट फंडिंग टू, अब देखें किसको किसको सेंटर सेंटर किसको किसको पैसा दे रहा है। कोची मेट्रो रेलवे को दे रहा है, याद करने का ज़रूरत नहीं है। चेन्नई मेट्रो रेलवे का दे रहा है, ये कॉस्ट वॉस्ट याद करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोची मेट्रो को दे रहा है, चेन्नई को दे रहा है, बेंगलुरु को दे रहा है, नागपुर को दे रहा है और नासिक को दे रहा है। ठीक है, तो इन इन जगह बस मेट्रो आ रही है। ठीक है, अब नया जो प्रोजेक्ट चालू होगा नासिक, नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची। ठीक है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में 139 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी and 1.41 lakh circuit kilometer of transmission lines were added, and additional 2.8 crore household connected in the past 6 years। 6 साल की अगर हम बात करें तो उसमें 139 गीगावाट्स एडिशनल पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऐड हुई है, 1.4 लाख किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स ऐड हुई हैं और 2.8 करोड़ घर में बिजली गई है। ठीक है, तो ये डेटा है, ये आप मेंस में कोट कर सकते हो। ठीक है, कंज्यूमर्स टू हैव अल्टरनेटिव्स टू चूज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फॉर एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस। अब गवर्नमेंट क्या करिए कि भाई अभी हमको जो हमारे घर में बिजली आती है, या तो वो हमारी स्टेट पावर से आती है। ठीक है, जो हमारे स्टेट के पावर डिस्कॉम्स हैं वहाँ से आती है। अब इस वजह से क्या होता है ना, बहुत ही वो हो जाता है, कॉम्प्लेसेंट हो जाती हैं ये डिस्कॉम्स कि भाई अब बिजली तो हम ही प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, मोनोपोली सी हो जाती है ना फिर, तो सर्विस बेकार हो जाती है। तो अब गवर्नमेंट क्या करिए कि और ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा डिस्कॉम्स को ये रेगुलेशन, मतलब ये ट्रांसमिशन करने का अपॉर्चुनिटी देगी, ताकि इनके बीच में कंपटीशन बढ़े, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो सर्विस ऑलरेडी ऊपर होती है। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस उसमें बढ़ेगी, तो एंड में जो बेटर एक्सपीरियंस है वो कस्टमर को ही मिलेगा। तो यही बोल रहा है, कंज्यूमर्स टू हैव बेटर अल्टरनेटिव्स टू चूज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस। 3 लाख करोड़ ओवर 5 years फॉर अ रिवैम्ड रिफॉर्म स्पेस्ड एंड रिजल्ट लिंक न्यू पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आएगी। एक नई पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स आएगी जिसमें ये सब चीज़ें रोल आउट होंगी, मतलब उसमें ये सब बताएंगे लोग कि कैसे करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, और एक नया मिशन आने वाला है जो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है। अब इसमें हाइड्रोजन जनरेट करेंगे ये लोग ग्रीन सोर्सेज से। ठीक है, तो ये मिशन नया आने वाला है, ये नया लॉन्च होगा, जब आएगा तब हम देखेंगे। बट अभी ऊपर से यही है कि हाइड्रोजन इसमें ये लोग जनरेट करेंगे ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज से। ठीक है, तो ये है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। उसके बाद हम पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की बात करते हैं। ₹2000 वर्थ 7 प्रोजेक्ट्स टू बी ऑफर्ड इन पीपीपी मोड फॉर ऑपरेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स। जो मेजर पोर्ट्स का ऑपरेशन है उसको हम पीपीपी मोड में ऑपरेट करने के लिए 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पीपीपी मोड में ऑपरेट होंगे, और इसके लिए 2000 करोड़ का एलोकेशन किया गया। ठीक है, इंडियन शिपिंग कंपनीज़ को अब चीप टेंडर्स मिल पाएंगे, और सब्सिडी गवर्नमेंट देगी शिपिंग कंपनीज़ को 1624 करोड़ की, ताकि वो ग्लोबल टेंडर्स में जो ग्लोबल टेंडर्स होते हैं मिनिस्ट्रीज़ और सीपीएससीज़ के, उसमें उनको पार्टिसिपेट ये लोग कर पाएँ। ठीक है, ओवर द 5 years to double the recycling capacity of around 4.5 million लाइट डिस्प्लेसमेंट टन, ये इसका यूनिट है एलडीटी। ठीक है, अब रिसाइकलिंग से आप मेरे को बताओ कि रिसाइकलिंग में कौन सा ऐसा कन्वेंशन है जो इंडिया ने साइन किया हुआ है। ठीक है, और वो रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करना और एक बार सोचना कि कौन सा है। मैं आंसर बता देता हूँ, दैट इज़ हांगकॉन्ग कन्वेंशन। ठीक है, हांगकॉन्ग कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू रिसाइकलिंग ऑफ दीज शिप्स। तो उसकी कैपेसिटी को हमको अब डबल करना है। ठीक है, एडिशनल 1.5 लाख जॉब्स जिससे क्रिएट हो पाएंगी। ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके बाद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो उज्ज्वला स्कीम जो है उसको ये लोग और एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके बेनिफिशियरीज़ को, और ये 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज़ वुड बी एडेड। ठीक है, तो ये उज्ज्वला स्कीम है। उज्ज्वला स्कीम तो हम शायद काफ़ी टाइम से भी पढ़ते आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल से न्यूज़ में रहता है ये, है ना। जिसमें हम एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करते हैं बीपीएल वुमेंस को, करेक्ट, बीपीएल हाउस होल्ड को, जिसमें वुमेन के नाम पे होता है ये कनेक्शन। ठीक है, और इसमें ये लोग फ्री रेगुलेटर देते हैं, और आपका हॉट प्लेट देते हैं,
ठीक है, और ये आपका क्या बोलते हैं, सिलेंडर देते हैं, पर रीफ़िल के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, दैट इज़ उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, तो इसीलिए जब रीफ़िल के लिए पैसा देना पड़ता है तो लोग एक सिलेंडर लेके उसके बाद छोड़ देते हैं, बोलेंगे हमें भाई दूसरा पैसा देने के लिए पैसे ही नहीं है। हाँ, 700 रुपये का एक सिलेंडर आता है तो हम कैसे देंगे पैसा। ठीक है, तो वो ये इसका ड्रॉबैक है कि भाई रीफ़िल के लिए अब लोग जो हैं, रीफ़िल के लिए लोग आ नहीं पा रहे हैं, मतलब ना रीफ़िल लोग कराते ही नहीं हैं। बस कनेक्शन, ये जो नंबर्स आप देखते हो ना, 1 करोड़, इतने करोड़ कनेक्शन हो गए, वो बस कनेक्शन पहले सिलेंडर के लिए होता है। बस एक बार कनेक्शन दे दिया और उसको एक सिलेंडर दे दिया, या कभी कभार तो ये सिलेंडर मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो बस ये कनेक्शन दे दिया ताकि स्टैट्स अच्छे दिखें। बट ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली हम एक्चुअली गांव में गए भी थे ये सब चेक करने कि कैसे जो है इसका इम्पैक्ट क्या है उज्ज्वला स्कीम का। तो बहुत लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है इस स्कीम का। अवेयरनेस इज़ अ बिग इशू। अवेयरनेस ही नहीं है कि पता ही नहीं है कि ऐसी कोई स्कीम चलती भी है, या सरपंच ही खा जाता है सारा चीज़ गांव में। तो ऐसा भी कई कई जगह हुआ है। तो द नंबर्स आर वेरी डिसीविंग, ये मेरे को पता चला ग्राउंड रियलिटी पे जाके। तो ये है। नाउ टू ऐड 100 more डिस्ट्रिक्ट्स टू द सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन द नेक्स्ट 3 years। अब एलएनजी का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, मतलब अब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में यही कि अब जैसे अभी आप सिलेंडर से गैस लेते हो, वहाँ से आप पाइप से आएगी। ठीक है, तो वो ये लोग बढ़ाएंगे ओवर द नेक्स्ट 3 years। ठीक है, उसके बाद न्यू गैस पाइपलाइन इन जम्मू एंड कश्मीर, नया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट आएगा जम्मू एंड कश्मीर में। An independent gas transport system operator to be set up for facilitation and coordination of booking of common carrier capacity on all natural gas pipelines on a non-discriminatory open access basis। ये बेकार है, कुछ नहीं आएगा इससे। फाइनेंशियल कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल में क्या है, अ सिंगल सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड। जैसे लेबर कोड्स को इन्होंने जो 29 लेबर कोड थे उनको 4 में किया ना, अ, तो वैसे ही ये लोग क्या करेंगे, एक सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड लाएंगे। ठीक है, सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब, जो ये गिफ्ट सिटीज़ है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल यू नो टी से तो क्या ही है, टेक्नोलॉजी वाला जो ये सिटी है, जो आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है, जिसको ये हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये लंदन वगैरह रहता है ना, लंदन, हांगकांग। तो तो इसमें क्या रहता है कि इसमें टैक्स हॉलीडे आपको मिलता है, जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो बहुत कम रहते हैं, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आ पाए इंडिया में। तो उस टाइप से इन्होंने बोला है कि अब उसको हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। ठीक है, जो ये गुजरात में है गिफ्ट सिटी, इसको हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अ न्यू परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट को हम डेवलप करेंगे। परचेजिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट सिक्योरिटीज़ बोथ इन स्ट्रेस्ड एंड नॉर्मल टाइम्स। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेज करेंगे स्ट्रेस्ड और नॉर्मल टाइम्स में भी। ये सब कुछ नहीं पूछने वाला, बेकार चीज़ है। सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंजेस। गोल्ड एक्सचेंज का एक रेगुलेटेड सिस्टम आएगा। सेबी टू बी नोटिफाइड एज अ रेगुलेटर एंड वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी टू बी स्ट्रेंथन। तो ये जो गोल्ड एक्सचेंज है, ये ऑब्वियसली जितने भी एक्सचेंज हैं वो सारे को रेगुलेट कौन करता है, सेबी, चाहे वो बीएससी हो चाहे वो एनएससी हो। ठीक है, अभी एक नया वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी आएगा, सॉरी, इसको, ये जो है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है बजट में। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट चार्टर बनाएंगे ये लोग सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, जिसमें गाइडलाइंस होंगी कि क्या क्या फाइनेंशियल इन्वेस्टर को क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, या क्या क्या गाइडलाइंस हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग की, वो सब इसमें इन्वेस्टर चार्टर में आएगा, जिसमें ये विजन भी रहता है इसमें ना, इन चार्टर में। तो वो सब एक इन्वेस्टर चार्टर ये लोग लेके आएंगे, बस बेसिकली यही है। कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे 1000 करोड़ का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, एंड 1500 करोड़ का इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में। तो इतना इतना पैसा ये लोग इसको देने वाली है। तो इससे बस ये पता चलता है कि सोलर एनर्जी पे गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है। ठीक है, तभी तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ये सब कितना न्यूज़ में रहता है ना। तो ये फोकस बढ़ रहा है बस सोलर एनर्जी पे। इंक्रीजिंग एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। अब इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई इन्होंने बढ़ा दिया, 49% पहले था, उससे अब 74% कर दिया है। और अब ये फॉरेन ओनरशिप अलाउ मतलब कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली जब 74% कर दिया तो 50% ज़्यादा हो गया। जब भी 50% से ज़्यादा कोई आप इन्वेस्टमेंट, बाहर का इन्वेस्टमेंट होता है किसी कंपनी में, तो उसका मैनेजमेंट कंट्रोल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वही है, वो फॉरेन ओनरशिप को अलाउ कर दिया अब इन्होंने। ठीक है, कुछ कुछ सेफ गार्ड्स के साथ।
तो ये है ये एक अच्छा पॉइंट है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई लिमिट है वो बढ़ गया है 49% टू 74%, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। सही। स्ट्रेस एसेट रिजोल्यूशन क्या है? अब जो भी स्ट्रेस एसेट्स हैं, ठीक है, जो जिनका पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, आपने कहीं पैसा लगाया है, अब उसका रिटर्न नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस एसेट, ठीक है। अब जैसे बैंक कोई लोन देता है किसी को, ठीक है, बैंक ने मान लो आपको लोन दिया, अब आप लोन का रीपे नहीं कर पा रहे हो, ना इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल, तो वो एक स्ट्रेस एसेट हो जाता है, क्योंकि बैंक ने पैसा आपको दिया तो बट पैसा वापस आ नहीं रहा है, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेस एसेट है, स्ट्रेस्ड एसेट है, ठीक है। अब उसके लिए उसको इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने वाली है, ठीक है। अब वो एसेट री एआरसी क्या करेगी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी कि वो इन बैड लोन्स को खरीद लेगी, ठीक है, और फिर वो आगे अपना इससे पैसा निकालती रहेगी, ठीक है। ये जैसे मान लो ऐसे होता है ना कि मान लो ये कोई बंदा ए है, ठीक है, ये बंदा बी है, इसने इसको पैसा दिया था बट अब ये इसको दे नहीं पा रहा है, तो अब ये क्या करेगा, ये गुंडे को बुला लेगा, बोलेगा तुम इससे पैसे निकलवा लो, ठीक है, और जितना आए तुम ले लेना, मेरे को बस उसका कुछ पार्ट दे दो। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये ऐसे एआरसी जो है वो ऐसे ही काम करेगा कि भाई ये क्या करेगा, ये इससे बैड लोन ले लेगा और फिर ये बाद में इससे क्या है निकालता रहेगा पैसे अपने, निकलवाएगा पैसे। तो वो दिस इज़ कॉल्ड एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। तो ये ऐसा बनाने की बात की गई है। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अब इसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको रिकैपिटलाइज करेंगे, 20,000 करोड़ का इन्फ्यूजन होने वाला है इसमें, ठीक है, फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ाएंगे, तभी आप देखोगे आज सारे बैंक्स के शेयर प्राइस ऐसे ऊंचाइयाँ छू रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इसी वजह से हुआ है। डिपॉजिट इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट्स टू अब डिपॉजिट इंश्योरेंस में लास्ट बजट में डी हम जो इंश्योरेंस कवर था वो बढ़ा दिया था, 1 लाख से 5 लाख करोड़ की बात करी गई थी, ठीक है, कि अभी जो नॉर्मल आप बैंक में पैसा रखते हो उसका बस 1 लाख ही इंश्योर्ड होता है, ठीक है, मतलब मान लो अगर वो बैंक फेल होता है, ठीक है, तो DICGC आपको बस 1 लाख रुपए ही गारंटी करता है, बट वो बढ़ा के अब क्या कर दिया है, अब 5 लाख करोड़ कर दिया था पिछले बजट में, ऐसा आया था नोटिफिकेशन, बट अभी इसी जो मैकेनिज़्म है इसको स्ट्रेंथन करेंगे ये लोग, एक्चुअली में ये इसको रियलिटी बनाएंगे। तो यही बोले टू हेल्प डिपॉजिटर्स गेट एन ईजी टाइम बाउंड एक्सेस टू देयर डिपॉजिट टू द एक्सटेंट ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर। Minimum loan size eligible for debt recovery under SARFAESI Act, security and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest proposed to be reduced from 50 lakh to 20 lakh for NBFCs and minimum asset size of rupees 100 crores। तो यही बोला कि जैसे लोन साइज जो एलिजिबल है ना सरफाइसी एक्ट के अंदर, सरफाइसी एक्ट के आपको पढ़ना पड़ेगा सरफाइसी एक्ट क्या होता है। सरफाइसी एक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो बैंक ने पैसा दिया था, ठीक है, बैंक ने पैसा दिया था, वो किसी किसी को पैसा दिया था बिज़नेस के लिए, ठीक है, और उसने कुछ गिरवी रखा होगा चीज़, ठीक है, कुछ कोलैटरल रखा होगा, ठीक है, पैसा वापस लेने के लिए। तो अब ये बैंक के पास इसका मान लो आपने ज़मीन गिरवी रखी थी, तो बैंक के पास ज़मीन के पेपर है, बट ये पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, तो बैंक को अब जितना पैसा उसने दिया था उसको रिकवर तो करना है। तो बैंक क्या करता है कि ये जो ज़मीन है, जो भी इसने घर वर रखा होगा गिरवी, उसको बेचने की कोशिश करता है, लिक्विडेट करता है उस एसेट को, ठीक है, वो किस एक्ट के अंदर करता है, वो इस सरफाइसी एक्ट के अंदर करता है। तो सरफाइसी एक्ट बेसिकली क्या करता है कि लिक्विडेट कराता है एसेट, ठीक है। तो अब पहले क्या था कि जो डेट रिकवरी था, मतलब सरफाइसी एक्ट कब लागू होता था, जब ये जो आपने लोन दिया गया है, जो लोन का साइज़ है वो 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो, ठीक है। अभी इसी चीज़ को रिड्यूस करके इन्होंने क्या कर दिया है, 20 लाख कर दिया है। मतलब अब जो छोटे लोन्स हैं उसका भी ये लोग लिक्विडेशन कर सकते हैं, कुल मिला के बात इतनी है, जो छोटे लोन्स हैं अब उसका भी लिक्विडेशन हो पाएगा, ठीक है। 20 लाख करोड़ का है फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, और NBFC जो देती हैं, और इनका एसेट साइड कितना होना चाहिए, मिनिमम 100 करोड़ का, ठीक है, ये है। गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम फॉर ऑटोनोमस बॉडीज़ टू बी एक्सटेंडेड फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब ये पूछेगा तो है उससे क्वेश्चन नहीं, बट मैं बता देता हूँ क्या होता है। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट क्या होता है कि गवर्नमेंट जो अपना पैसा, गवर्नमेंट जो भी ट्रांजेक्शन करती है, अब जो गवर्नमेंट के खर्चे निकलते हैं, तो गवर्नमेंट के खर्चे कहीं से तो निकलते होंगे, गवर्नमेंट भी अपना पैसा कहीं किसी बैंक में रखती होगी ना, वहीं से ट्रांजेक्शन होता होगा। अब आप ऐसा समझ लो गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल है, ठीक है, गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल है, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट जो पैसा खर्चा करती है, गवर्नमेंट का जो बैंक अकाउंट होता है जिससे पैसा जाता है,
उस अकाउंट को बोलते हैं ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, उसको बोलते हैं ट्रेजरी अकाउंट, ठीक है। अब ये सिंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो गवर्नमेंट में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, तो इन हर एक मिनिस्ट्री का अलग अलग अकाउंट होता है, ठीक है, जिससे ये लोग पैसा निकालते रहते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम ये जितना भी ये अलग अलग अकाउंट है ना, ये सब अलग अलग नहीं रहेगा, सॉरी, ये सब अलग अलग नहीं रहेगा, अब ये एक ही अकाउंट रहेगा पूरा, इसको हम बोलेंगे ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। अब इसी में से किसी मिनिस्ट्री को पैसा लेना हो तो इसी अकाउंट से ले, क्योंकि क्या होता है जब जब ऐसे एलोकेट हो जाता है ना पैसा हर एक मिनिस्ट्री को, तो कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज जो हैं वो पैसा बस रखी रहती हैं, खर्चा नहीं करती हैं, तो वो पैसा जो है वो मान लो बाकी किसी मिनिस्ट्री को चाहिए तो वो ले नहीं पाती है ऐसे इस वाले मिनिस्ट्री से पैसा, ठीक है। अब जब एक ही अकाउंट होगा तो क्या होगा, कोई भी मिनिस्ट्री पैसा खर्चा कर सकती है ना, तो वो पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। तो उसी के लिए ये बोला है कि ट्रेजरी सिंगल अकाउंट का एक ट्रेजरी सिंगल अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सली अब सब पे लागू हो जाएगा, ठीक है। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर टू स्ट्रीमलाइन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बकवास है। उसके बाद कंपनी मैटर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें ये एलएलपी जो है उसको डिक्रिमिनलाइज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ईज ईजिंग कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल कंपनीज बाय रिवाइजिंग देयर डेफिनेशन अंडर कंपनीज एक्ट, by increasing their threshold for paid up capital for not exceeding rupees 50 lakh to not exceeding rupees 2 crores and turnover not exceeding rupees 2 crore to not exceeding, इतना तो डेटा दे देते ना। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कुछ कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं क्या है। पेड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल ये होता है कि जो शेयर्स, जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए है ना, तो जो मैं पैसा देता हूँ ना शेयर के एक्सचेंज में, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो मान लो आप किसी कंपनी के, कोई कंपनी है उसने शेयर्स निकाले, आपने वो शेयर खरीदे, तो आपने जब वो शेयर खरीदे तो आप इन रिटर्न कुछ पैसा देते हो, तो इस पैसे को बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर्स कंपनी को देते हैं, ठीक है। अभी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल कंपनीज हैं, उसकी जो डेफिनेशन में ये जो चीज़ लिखी हुई है कि वो पेड अप जो ये स्मॉल कंपनीज को कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट को फॉलो करना रहता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी 50 लाख के जो 50 लाख का जिनका पेड अप कैपिटल है, ठीक है, फ्रॉम 50 लैक्स, इसमें क्या बोल रहा है, बाय इंक्रीजिंग देयर थ्रेशोल्ड्स फॉर पेड अप कैपिटल फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग रुपीज़ 50 लाख टू नॉट एक्सीडिंग रुपीज़ 2 करोड़। मतलब पहले जो चीज़ 50 लाख थी, ठीक है, अब वो 2 करोड़ कर दिए, जो पहले इनका टर्नओवर 2 करोड़ का था उसको 20 करोड़ कर दिया, ठीक है। तो बस ये अब ज़्यादा कंपनीज कंप्लाइंट हो पाएंगी, ठीक है, बस यही बोल रहा है, ईज कंप्लाइंस कर दिया। प्रमोटिंग स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनीज। अब स्टार्टअप्स को ये लोग प्रमोट करेंगे ताकि एक ही इंडिविजुअल कोई भी कंपनी खोल पाए, ठीक है। 1% कंपनी वही होती है कि एक इंडिविजुअल कोई कंपनी खोल पाए, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बाहर के लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये देखो इसमें लिखा होगा अलाउइंग देयर ग्रोथ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन। अब ये जो 1% कंपनीज है ना, इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा उनकी ग्रोथ पे, ठीक है, ना ही उनके कैपिटल पे, नहीं ही टर्नओवर पे। अलाउइंग देयर कन्वर्जन, अब ये जो 1% कंपनी है इसको ये लोग एलएलपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। एलएलपी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें हर एक जो बंदा होता है, जो भी हर एक ओनर है, उसका लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। मतलब अगर मान लो कंपनी डूबती है तो आप उसके पर्सनल एसेट यूज़ नहीं कर सकते रिकवर करने के लिए पैसा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी, कि भाई मेरी जो लाइबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है, मेरे आप पर्सनल एसेट्स को बेच नहीं सकते, जबकि ये 1% कंपनी में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो ये बोला कि ये 1% कंपनीज को किसी भी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द रेजिडेंसी लिमिट, जो अभी रेजिडेंसी लिमिट 182 डेज़ का मिनिमम रेजिडेंसी रहना होना चाहिए आपको अगर ये कंपनी खोलनी है 1% कंपनी, ठीक है, तो उसको हम रिड्यूस करके 120 डेज़ कर देंगे, ठीक है, ऐसा बोला गया। एनआरआईज को भी हम अलाउ करेंगे कि वो भी 1% कंपनीज खोल पाएँ, ठीक है। टू इंश्योर फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ केसेस, फास्टर रेजोल्यूशन होगा केसेस का बाय स्ट्रेंथिंग एनसीएलटी, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहाँ पे केसेस रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। ई कोर्ट्स का सिस्टम आएगा ताकि ऑन द गो आपके केसेस रिजॉल्व हो पाएँ, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड्स और डेट रिजोल्यूशन लाएंगे, और हम सोचेंगे कि भाई कौन कौन से मेथड से हम लोन रिकवरी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एमएसएमईज़ का। और एक नया एमसीए का वर्जन लाएंगे। एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक पोर्टल है जहाँ पे हर कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करती है, ठीक है। तो वो है, अब वो वाला जो पोर्टल है उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से
को इंक्लूड करके नया पोर्टल लाएंगे वर्जन 3.0, ठीक है, ये बोला गया। उसके बाद नया पिलर क्या आता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। अब इसमें मेन फोकस है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमने एमएसपी हमेशा ऐसे इंश्योर किया कि वो 1.5 टाइम्स हो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल कमोडिटीज़। हमारा ये फार्मूला रहता है एमएसपी डिटरमाइन करने का कि फार्मर का जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है उससे, सॉरी उससे उससे क्या बोलते हैं, उससे उससे 1.5 टाइम्स जो है वो एमएसपी हो, ठीक है। विद स्टडी इंक्रीज इन द प्रोक्योरमेंट पेमेंट टू द फार्मर्स इंक्रीज एज अंडर। अब ये देखो, अब वीट में जो है यू नो वीट में जो इंक्रीज़ है वो आप देखोगे 13-14 से 33,000 करोड़ से इंक्रीज़ होके वो 75,000 करोड़ हो गया है, ठीक है। राइस में से, पैडी में सेम चीज़ 63,000 करोड़ से बढ़ के 1 लाख 72,000 करोड़ का हो गया है। और पल्सेस में ₹236 से इंक्रीज़ होके आप ये देखो 10,530 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो ये डेटा है, ये याद करने का ज़रूरत नहीं है, बट आप ये देखो कि कितना इंक्रीज़ हुआ है 13-14 से लेकर यहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से 236 से देखो कितना बढ़ गया है, 10,000 करोड़, बहुत ज़्यादा है ना। स्वामित्व स्कीम की अगर हम बात करें, स्वामित्व स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़। स्वामित्व स्कीम में क्या है कि स्वामित्व में क्या, आप लास्ट ईयर ये स्कीम आया था। इसमें क्या है कि जो लैंड्स हैं, ठीक है, लैंड और लैंड ओनर को ये लोग कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे कि लैंड को मेजर करेंगे थ्रू ड्रोन्स। ये ऐसा स्कीम में बोला गया था कि ड्रोन से हम लैंड मेजर करेंगे कि ये लैंड किसकी है, ठीक है, कितनी बड़ी है, और उस बेसिस पे हम कार्ड इशू करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी कार्ड इशू करेंगे, प्रॉपर प्रॉपर्टी कार्ड इशू करेंगे कि ये दिस लैंड बिलोंग्स टू दिस इंडिविजुअल, ठीक है, ताकि लैंड, जितनी भी लैंड पड़ी है उसका एलोकेशन हो पाए, और जितनी भी वेस्ट लैंड है उसको गवर्नमेंट यूटिलाइज़ कर पाए किसी और चीज़ के लिए। तो वो लैंड रिफॉर्म सिस्टम है बेसिकली ये स्वामित्व स्कीम में, ठीक है। तो अब ये हम क्या करेंगे, ये सारे स्टेट्स और यूटीज़ को वो करेंगे, सारे स्टेट्स और यूटीज़ में ये लाएंगे हम स्वामित्व स्कीम। 1.8 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स इन 1.241 विलेजेस हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड दीज कार्ड्स। अभी ऑलरेडी 1.8 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को ये कार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट को हम बढ़ाएंगे, ऐसा बोला गया है 16.5 लाख करोड़ इन फिजिकल ईयर 2020। एनिमल हस्बेंड्री को इसमें इंक्लूड किया गया है, डेयरी को इंक्लूड किया गया है, फिशरीज़ को इंक्लूड किया गया है, ये सब फोकस एरियाज हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की अगर हम बात करें तो इसको हम इन्हांस करेंगे, इसको 40,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। पिछली बार ये 30,000 करोड़ था, तो 10,000 करोड़ का ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया गया है। अब ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या करता है कि ये सारे स्टेट्स को पैसा देता है ताकि वो अपने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएँ, ठीक है। बस इतना सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद डबल माइक्रो इरीगेशन फंड को हम डबल करेंगे, 10,000 करोड़ कर देंगे, अभी 5,000 करोड़ है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की बात की गई है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम अभी ग्रीन स्कीम जो है अभी सिर्फ टोमेटो, अनियन और पोटैटो के लिए है, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट। अब टोमेटो, अनियन, पोटैटो के लिए है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में कि इनकी सप्लाई का इनकी सप्लाई कांस्टेंट रखने की कोशिश की जाती है कि भाई इनका प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो, इनकी सप्लाई और डिमांड में मिसमैच ना हो, ठीक है। तो ये लोग स्टॉक लिमिट्स लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते इसमें, ठीक है, इस टाइप से। अब ये वाली स्कीम को ये लोग 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में भी एक्सटेंड करेंगे ताकि वैल्यू एडिशन हो पाए एग्रीकल्चर में और लाइट प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ये सब है। अराउंड 1.68 करोड़ फार्मर्स दे हैव बीन रजिस्टर्ड एंड 1.14 लाख करोड़ ऑफ ट्रेड वैल्यू इज़ कैरीड आउट थ्रू ई नाम, ठीक है। ई नाम तो पता ही होगा आपको क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब जैसे अमेज़ॉन सेल करता है ना पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट्स, वैसे ही ये ई नाम ऐसा पोर्टल है जिस पे सब्जियां बिकती हैं, ठीक है। तो जितनी भी एपीएमसी मतलब जितने भी फार्मर्स हैं, वो अपने आप को मंडीज़ हैं बेसिकली, वो ई नाम पे रजिस्टर करती हैं ताकि कोई डिस्क्रिशन ना हो, मतलब प्राइस का पता चल पाए कि भाई प्राइस एक्चुअली में कितना है, ताकि कोई घूसखोरी ना कर पाए, ठीक है। तो ई नाम्स बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसमें आप इंटर स्टेट भी मूवमेंट हो सकता है। मान लो किसी एक स्टेट में सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से जो भी चीज़ है जिसका सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है वो दूसरे स्टेट में जा सकता है जहाँ पे नहीं हो पा रहा है उतना प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो ई नाम पे जाके ऑर्डर कर सकता है उसको, ठीक है, इस टाइप से है।
to be integrated with the ENAM to bring transparency and competitiveness. उसके बाद APMCs to get access to the agriculture infrastructure funds for augmenting infrastructure facilities. ठीक है, APMCs को हम एक्सेस देंगे ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसको ऑगमेंट कर पाएँ. ठीक है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ाएंगे. बेसिकली बात ये. फिशरीज़ की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट टू डेवलप मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स एंड फिश लैंडिंग सेंटर्स बोथ मरीन एंड इनलेट. अब इसमें क्या है कि 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स को डेवलप करने की बात की गई है. उसमें कोच्चि आता है, चेन्नई आता है, विशाखापट्टनम आता है, पारादीप आता है, पेटो घाट आता है. अब आपको क्या करना है कि आपको इन सारी लोकेशंस को मार्क करना है. ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर है. इसमें जो आपको नहीं पता होगा वो है पेटो घाट. पेटो घाट वेस्ट बंगाल में है. ठीक है, तो ये मेन चीज़ मैंने आपको बता दी. बाकी विशाखापट्टनम आपको पता है आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है, चेन्नई आपका तमिलनाडु में है और कोच्चि आपका केरला में. ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया. ठीक है, तो आप एक बार इसको मार्क कर लेना कहाँ कहाँ पर क्या क्या है. ठीक है, मल्टीपर्पज़ सीवीड पार्क आएगा तमिलनाडु में. ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में कौन कौन से स्टेप लिए गए. अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो SC STs और वुमेन के लिए चलती है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, उसमें जो मनी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो हम रिड्यूस कर देंगे 15% से 25% से 15%. अब इसका मतलब क्या है, मनी मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है. देखो, मान लो मान लो मेरे को लोन चाहिए. ठीक है, मेरे को लोन चाहिए तो मैं क्या गया, मैं बैंक के पास गया. मैंने बोला आप मेरे घर का पेपर लो, मेरा घर का वैल्यूएशन 2 करोड़ का है. ठीक है, मैं इसको कोलेट्रल रख रहा हूँ एज अ 2 करोड़, आप मेरे को लोन दो. तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने मेरे को, मान लो ये 1 करोड़ का आपका घर है. ठीक है, आपने 1 करोड़ का जो है वो गिरवी रखी चीज़ और आपको लोन मिला 80 लाख का. ठीक है, तो जो ये 20 लाख बच गया ना, आपने कोलेट्रल रखा है 1 करोड़ का, बट आपको जो लोन मिला है वो 80 लाख का ही मिला है. करेक्ट. तो ये जो 20 लाख बीच में डिफरेंस आया, दैट इज़ कॉल्ड मनी मार्जिन रिक्वायरमेंट. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मनी मार्जिन रिक्वायरमेंट. तो अभी स्टैंड अप इंडिया स्कीम में जब लोन देती है सरकार SCs STs और वुमेन को, तो इसी टाइप से होता है. कुछ कोलेट्रल रखते हैं लोग और फिर पैसा मिलता है. तो ये जो गैप है इसको कम करने की बात की गई है. ठीक है, कि भाई जितना कोलेट्रल रखा है मतलब उसमें और जितना लोन मिल रहा है उसमें कम डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, तो जितना एक्चुअली आपने कोलेट्रल रखा है उतना कम से कम लोन मिल पाए हमको. ठीक है, तो इस टाइप से बात की गई है. कुल मिला के क्रेडिट वो पैसा जो है, जो क्रेडिट फ्लो हो रहा है इस स्कीम में, उसको बढ़ाने की बात की गई है. ठीक है, टू ऑल्सो इंक्लूड लोन्स फॉर एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. ठीक है, ओके. ₹15,700 बजट एलोकेशन टू MSME सेक्टर. MSME सेक्टर को इतना पैसा दिया गया है. पिछले साल का ये डबल है. पिछले साल लगभग 7.5 पौने 8 करोड़ था, पौने 8 हज़ार करोड़ था. तो अभी इस साल जो है वो डबल किया गया है. ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर्स की अगर हम बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ऑब्वियसली बेनिफिट कर रही है कि भाई आप कहीं से भी अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप किसी भी स्टेट से जाके इस स्कीम का बेनिफिट आप उठा सकते हो. ताकि ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल स्कीम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो कभी एक स्टेट में रहते नहीं है, वो स्टेट में माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में चले गए, तो भाई उसको राशन कार्ड का बेनिफिट नहीं मिलता था. बट अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में अब उसको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन. अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है और इससे 86% बेनिफिशरीज अक्रॉस 32 स्टेट्स ऑलरेडी जो हैं वो बेनिफिट करें. ठीक है और जो बाकी जो रिमेनिंग जो स्टेट्स बचे हैं उसको ये लोग थोड़े महीने में कवर कर लेंगे. पोर्टल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स माइग्रेंट वर्कर्स एसेंशियली टू हेल्प फॉर्मुलेट स्कीम्स फॉर देम. अब एक ऐसा पोर्टल बनाएंगे जहाँ पे जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ताकि इनके लिए जो जो स्कीम्स हैं वो बेटर आ पाए. इनकी इन्फॉर्मेशन अगर हमको पता होगी तो ज़्यादा बेटर स्कीम्स हम फोकस कर पाएंगे. और 4 लेबर कोड्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ अंडर वे. अब आप बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में कि 4 लेबर कोड्स कौन कौन से हैं. ठीक है, कुछ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक है ना, लेबर कोड ऑन वेजेस है एक, तो ये 2 मैंने बता दिए. सोशल सिक्योरिटी एक और है, चलो तीसरा भी बता दिया. एक अब आप देख के बताओ कि मेरे को कौन सा है. ठीक है, तो एक आप बताओ, देखो गूगल करो कौन से ऐसे कोड्स हैं जो 4 थे जिनका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, याद होने चाहिए. ठीक है, बाकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. अब ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं. गिग वाले वो वर्कर होते हैं जैसे जो ऐप के थ्रू आपको सर्विस देते हैं ना, जैसे कि ऊबर हो गया, ओला हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया. तो इसमें जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, स्विगी जोमेटो में जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, ओला ऊबर में जो ड्राइवर्स होते हैं,
दे कम अंडर गिग इकोनॉमी, दीज आर गिग वर्कर्स। तो इनको बेसिकली अभी तक क्या है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, क्योंकि कंपनीज बोल देती थी कि ये तो हमारे एम्प्लॉय थोड़ी हैं, दे आर नॉट आर एम्प्लॉयज़, इनकी तो कार है, अब ये खुद की कार चला रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉय थोड़ी ही है, इन्होंने तो बस कार रजिस्टर करी है, ठीक है। दे आर यूजिंग अस एज अ प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट एम्प्लॉइंग देम, ऐसे ये लोग बोल देते थे स्विगी और जोमेटो, ये बचने के लिए, ठीक है। तो तो वही बोल रहा है कि इनके लिए भी अब ये सरकार जो है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेके आ रही है, ठीक है। मिनिमम वेजेस एंड कवरेज अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एप्लीकेबल फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। तो ये सारे कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स के लिए अब ये जो ESIC वाला रूल है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वुमेन वर्कर्स अलाउड इन ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। अब नाइट शिफ्ट भी अलाउ कर दी हैं वुमेन के लिए, बट हाँ एडिक्वेट प्रोटेक्शन होगा तभी अलाउ किया है, ठीक है। Compliance burden on employers reduced with single registration, licensing and online returns. Great. Compliance burden जो है वो एम्प्लॉयर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। बस एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको एक बार ऑनलाइन वो भरना पड़ेगा, उससे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ह्यूमन कैपिटल देखते हैं कि ये वाले फोकस में, ये वाले जो पार्ट है इसमें क्या फोकस है। स्कूल एजुकेशन सबसे पहले फोकस किया गया है, जस्ट अ मिनट। स्कूल एजुकेशन सबसे पहले फोकस किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि हम 15,000 स्कूल्स को स्ट्रेंथन करेंगे बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑल NEP कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें शैल एक्ट एज अ एग्जाम्पलर, बेकार है। 15,000 स्कूल्स को बस स्ट्रेंथन करेंगे, बस इतना याद रखो। 100 न्यू सैनिक स्कूल्स को हम सेटअप करेंगे NGOs के साथ। अब ये सैनिक स्कूल क्या होते हैं? सैनिक, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सैनिक स्कूल में क्या होता है, NDA वगैरह के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटली और इमोशनली आपको प्रिपेयर किया जाता है NDA के लिए, आर्मी के लिए। तो ये बेसिकली जो सैनिक स्कूल हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कैसे आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो NDA और इन सब के लिए, डिफेंस और आर्मी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये सैनिक स्कूल्स होते हैं। अब हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेशन टू बी इंट्रोड्यूस टू सेटअप हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो पिछले बजट में भी बोला था इन्होंने कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हम सेटअप करेंगे एज एन अम्ब्रेला बॉडी विद 4 सेपरेट व्हीकल्स फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रीडेशन, रेगुलेशन एंड फंडिंग। तो ये 4 सेपरेट व्हीकल्स के लिए एक ही अम्ब्रेला बॉडी होगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्रिएशन ऑफ फॉर्मल अम्ब्रेला स्ट्रक्चर टू कवर ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन द सिटी ऑफ ग्रेटर सिनर्जी। हाँ ठीक है, ये भी बेकार सी चीज़ है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये लोग ले में जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे हायर एजुकेशन को हम बढ़ा पाएँ, ठीक है। उसके बाद SC ST के लिए क्या किया है इन्होंने, SC ST के लिए ये एकलव्य स्कूल जो है, जो ट्राइबल एरियाज़ में STs को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है, उनको ये और ज़्यादा लेके आएंगे, 750 और ज़्यादा स्कूल्स बनाएंगे, ठीक है। और यूनिट कॉस्ट कम करेंगे स्कूल का, ठीक है। हिली और डिफ़िकल्ट एरियाज़ में उसको 48 करोड़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब है। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ रोबस्ट रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा। जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, मतलब स्कॉलरशिप मिलती है जब आप हायर सेकेंडरी के बाहर जाते हो, तो SCs के लिए है ये पोस्ट मैट्रिक। तो मैट्रिक के पोस्ट बेसिकली बात ये है, ऐसे ही याद कर लो उसको, ठीक है। तो उसको हम रिवैम्प करेंगे। 35,000 करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंट मिलेगा 6 साल के लिए, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। 4 करोड़ SC स्टूडेंट्स बेनिफिट रहेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। 4 करोड़ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। स्किलिंग की अगर हम बात करें तो प्रपोज अमेंडमेंट्स टू अप्रेंटिसशिप एक्ट टू इन्हांस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ। जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है, अब ये जो ये वाली जो स्कीम है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो पास आउट्स होते हैं, जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटर्नशिप्स करते हैं, उनको ऑन फील्ड ट्रेनिंग दिया जाता है इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके, ताकि उनका एम्प्लॉयमेंट जो सिनेरियो है उसको हम इंक्रीज़ कर पाएँ, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिल पाए एक्चुअली। क्योंकि देखो आप थ्योरी पढ़ लोगे, बट वो चीज़ जब इंडस्ट्री में यूज़ नहीं आएगी तो आप यू आर नॉट एन एसेट टू द कंपनी, ठीक है। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम में क्या होता है, उनको इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें जो इंजीनियर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इनको इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाए, ठीक है। इनिशिएटिव्स फॉर पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज इन स्केलिंग टू बी टेकन फॉरवर्ड सिमिलर टू द पार्टनरशिप। अब जैसे UAE के साथ हमने पार्टनरशिप किया है, ठीक है। UAE के साथ हमने किया है टू बेंचमार्क स्किल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्टिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्टिफाइड वर्कफोर्स। तो ये सारा इसी चीज़ में आ रहा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में, ठीक है। UAE के साथ भी यही
मतलब इन्होंने साइन किया है कि भाई आप वर्कर्स को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए और फिर उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। इस टाइप से जापान के साथ भी कोलैबोरेशन हुआ है फॉर कोलैबोरेटिंग ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि वोकेशनल स्किल्स का ट्रांसफ़र हो पाए। तो जापानीज़ बहुत स्किल्ड रहते हैं ना काम में, तो इसीलिए जापान के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया ताकि जो स्किल्स हैं उसका ट्रांसफ़र अच्छे से हो पाए। ये है इनोवेशन एंड R&D का अगर हम बात करें तो मोडालिटीज़ ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। तो इनोवेशन एंड R&D पे फोकस अब आ रहा है धीरे धीरे गवर्नमेंट का, ठीक है। डेढ़ अगर हम 1,500 करोड़ जो है वो डिजिटल पेमेंट के लिए दिया गया है कि हम डिजिटल पेमेंट को एनहांस करेंगे। और एक नया मिशन आ रहा है जिसको इन्होंने बोला है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। अभी जो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है ये क्या चीज़ का ट्रांसलेशन करेगी, कोई भी जो पॉलिसी और गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज है, ठीक है, इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए मिशन है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, ठीक है। और स्पेस सेक्टर में अगर हम बात करें तो PSLV CS51 लॉन्च होने वाला है, न्यू स्पेस इंडिया इसको लॉन्च करेगी, जिसमें ब्राज़ील का अमेजोनिया सैटेलाइट रहेगा और कुछ इंडियन के सैटेलाइट्स रहेंगे। बाकी स्पेस सेक्टर में गगनयान पे तो काम हो ही रहा है, जिसमें हमने 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट जो हैं वो रशिया में ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है। और दिसंबर तक इसका एक ट्रायल वर्जन हो भी जाएगा, ठीक है। 4,000 करोड़ डीप ओशन मिशन के लिए दिया गया है, जिसमें हम डीप सी की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के स्टेप्स लेंगे, ठीक है। तो ये सब है। अब ये लास्ट पिलर क्या है, इसका लास्ट पिलर क्या बोलता है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसमें हम मेजर्स लेंगे ताकि हम ट्राइब्यूनल्स को जो है वो स्ट्रेंथन कर पाएँ, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ईजी फास्ट हो पाए, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस एक कमीशन है अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, जो इंट्रोड्यूस करेंगे टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ 56 हेल्थ केयर प्रोफेशंस। तो हेल्थ केयर पे देखोगे आपकी फोकस रहा है इस बजट में, है ना। तो इसमें भी नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी ये है। फिर एक और स्कीम है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ फ्री कमीशन बिल। अब ये जो बिल है वो ड्राफ्ट में है, तो अपनी नींद ख़राब मत करना इसके लिए, है ना। तो ये ड्राफ्ट में बिल है, जब पूरा आएगा तब पढ़ना, बट अभी बस ये याद रख लो कि नेशनल नर्सिंग एंड मिड वाइफ फ्री कमीशन बिल है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और वो नर्सिंग प्रोफेशन में हेल्थ नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, और उसमें हेल्थ केयर में ये स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। बस इतना याद रखो। प्रपोज कंसलेशन मैकेनिज्म विद मैंडेटेड फॉर क्विक रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स विद CPSEs। बकवास। ₹3,700 एलोकेटेड फॉर फर्स्ट डिजिटल सेंसस। अब पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है इंडिया के लिए, उसके लिए कुछ पैसा एलोकेट किया है। 300 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ गोवा को दिया है उनके जुबली सेलिब्रेशंस के लिए, क्योंकि आज से 60 साल पहले आई गेस ये अपना जो गोवा है वो इंडिया से फाइनली एज अ स्टेट इंटीग्रेट हुआ था, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे स्लाइड में। ₹1,000 करोड़ फॉर वेलफेयर ऑफ टी वर्कर्स एसेप्शली वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन इन असम एंड वेस्ट बंगाल थ्रू अ स्पेशल स्कीम, ठीक है। तो ये इतना पैसा इसको दिया गया, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवाइज एस्टिमेट फॉर एक्सपेंडिचर इज ₹34 एज अगेंस्ट बजट एक्सपेंडिचर ऑफ 30। तो जो रिवाइज एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है बजट एक्सपेंडिचर से, बस ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवाइज एस्टिमेट जो है वो बजट एस्टिमेट से ज़्यादा है। तो एक्सपेंडिचर में अगर आपसे कोई पूछ ले, रिवाइज एस्टिमेट बजट एस्टिमेट से ज़्यादा है, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट बजट एस्टिमेट से ज़्यादा है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो है हैज़ बीन मेंटेन्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एज पर रिवाइज एक्सपेंडिचर ₹4.39 लाख करोड़ एज़ कम्पेयर टू 4.12। सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी ज़्यादा खर्चा होने वाला है। बस ये भी याद रखना है आपको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वाले जो साल में है वो ज़्यादा लोकेट हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। estimates of rupees 34.83 lakh करोड़ फॉर बजट एस्टिमेट्स फॉर एक्सपेंडिचर, मतलब जो ये वाला बजट है उसमें 34 है, इंक्लूडिंग ₹5.5 फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये जो इंक्रीज़ है वो 34.5% का है, ठीक है। तो जो इस साल एलोकेट हुआ है एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो इस साल एक्सपेंडिचर में पैसा एलोकेट हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो ज़्यादा है, कितना 34.5%, पहले भी पढ़ा है हमने। फिजिकल डेफिसिट तो ऑब्वियसली इस बार गवर्नमेंट ने इतना सारा खर्चा किया है, रेवेन्यू कुछ आया नहीं है, तो फिजिकल डेफिसिट इस बार 9.5% टच किया है जीडीपी का, होना चाहिए 3.5, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, 9.5% है, तो इसको कम करने में टाइम लगेगा, बट ठीक है। अब हमने अपने सिचुएशन को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया, तो कुछ ना कुछ तो आपको गिव अप करना ही पड़ेगा।
ये वापस आ जाएगा, बट एज वी डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक सर्वे ह्यूमन लाइफ वापस नहीं आएंगी, राइट। तो जो अभी है ये 9.5% है, और इस साल का जो एस्टिमेटेड है वो 6.8% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। और ऐसा बोला जा रहा है कि 2025-26 तक ये 4.5% आ जाएगा, ठीक है। इतना कुछ वो करने का ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद भी गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो 12 लाख करोड़ फ्रॉम द मार्केट। तो गवर्नमेंट बहुत ही डेप्ट में है अभी, है ना। तो इस टाइप से बोरो करने का प्लान है इनका। आईपीओ लॉन्च होने वाला है एलआईसी का, तो वो इस टाइप से चीज़ लोग करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो यहीं से पैसा आएगा, वो कहाँ से पैसा आएगा। तो यही सब करके जो गवर्नमेंट है वो पैसा रेज करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इट विल बी अचीव बाई इंक्रीजिंग बॉयंसी ऑफ टैक्स रेवेन्यू थ्रू इम्प्रूव कंप्लाइंस। एक तो हम कंप्लाइंस को इम्प्रूव करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू है। दूसरा है कि इंक्रीज रिसीट्स फ्रॉम डिसइन्वेस्ट मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो वही डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा पैसा, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम एफ आर बी एम एक्ट आर टेबल्ड नेसेसिटेड बाय दिस ईयर। तो भाई इस बार तो पैंडमिक आएगा, किसी को पता भी नहीं था, तो एस्केप क्लॉज लग गया है। वो जो एफ आर बी एम में एस्केप क्लॉज होता है जिसमें डेविएट कर सकते हो, बट उसमें भी 0.5% डेविएट कर सकते हो। बट आप देखो अभी तो 3.5 से कितना ही हो गया, 9.5% हो गया है ना। तो इसको अमेंड करना पड़ेगा ताकि इस वाले जो साल है इसको अकोमोडेट करा जा पाए, ठीक है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू बी ऑक्यूमेंटेड, और जो कंटिजेंसी फंड है उसमें कितना पैसा रहता है, 500 करोड़ का पैसा रहता है। अब वो 500 करोड़ से बढ़ा के कितना करने वाले हैं लोग, 30,000 करोड़ करने वाले हैं फाइनेंस बिल के थ्रू, ठीक है। तो ये है। अब अगर हम फिजिकल पोजीशन की बात करें तो अगर आप ये एक्सपेंडिचर देखोगे तो बजट एस्टीमेट में 30 था, बट रिवाइज एस्टीमेट में 34 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। बस इतना याद रखो कि ये सब बढ़ाए हैं चीज़ें, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट इस साल है 9.5%, अगले साल का एस्टिमेट है 6.8%, तो अगले साल क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। नेट बोरिंग ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो नेट बोरिंग फॉर द स्टेट्स जो है वो 4% ऑफ जीएसडीपी रहेगी फॉर द ईयर 2021-2022 एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये सब बकवास है, ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं इसमें। पार्ट ऑफ दिस ईयर में फॉरेन बेकार। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स जो है वो फिजिकल डेफिसिट 3% ऑफ जीएसडीपी रीच कर आर एक्सपेक्टेड टू रीच 3% ऑफ जीएसडीपी, जो कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एज रिकमेंडेड बाय 15 फाइनेंस कमीशन। 15 फाइनेंस कमीशन की अगर हम रिकमेंडेशन देखें तो उसमें 41% डिवोल्यूशन है, वर्टिकल डिवोल्यूशन 41% है जो सेंटर देगा स्टेट्स को, ठीक है। और यूटीज़ जो सॉरी सॉरी जो यूटीज़ हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, ठीक है ना, उनको सेंटर पैसा देगा। और ऑन द कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ 1 लाख करोड़ हैव बीन प्रोवाइडेड एज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू 17 स्टेट्स। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया गया है 17 स्टेट्स को, और एज अगेन 74,000 टू 14 स्टेट्स, ठीक है। टैक्स प्रपोजल्स की अगर हम बात करें तो विजन ऑफ ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट टैक्स सिस्टम टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री विद मिनिमम बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि टैक्स पेयर्स पे मिनिमम बर्डन रहे। तभी अभी आपने जो स्कीम देखा होगा जिसमें आईटीआर आपका ऑलरेडी अब फिल होके आएगा। अगर आप एग्जेम्पशंस गिव अप करते हो तो एक दो टाइप के फॉर्म आने वाले हैं ना, एक में ऑलरेडी फिल होके आएगा ताकि मिनिमम हैसल फ्री रहे पूरा प्रोसेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस में अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट वो स्लैश टू मेक इट द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, 15% कर दिया था बीच में, ठीक है। तो बहुत ही कम कर दिया था ताकि एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन पाए इंडिया। बर्डन ऑफ टैक्सेशन ऑन स्मॉल टैक्स पेयर्स ईज बाय इंक्रीजिंग रिबेट्स। सॉरी। रिटर्न फाइलर्स जो हैं जो आईटीआर भरते हैं, जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, वो डबल हुए हैं पिछले साल से। 6.48 करोड़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल नहीं, सॉरी 2014 के कंपैरिजन में दे हैव डबल्ड। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई ये पिछले साल के कंपैरिजन में डबल है, नहीं। 2014 के कंपैरिजन में ये जो रिटर्न फाइलर्स हैं वो दे आर डबल, जस्ट डबल। फेसलेस असेसमेंट होने वाला है, फेसलेस अपील होने वाली। फेसलेस मतलब आपको आना नहीं पड़ेगा फिजिकली, अगर कुछ टैक्स का मैटर होता है आपको मेल आ जाएगा, फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो या मतलब इस टाइप से। तो दैट इज़ द थिंग। रिलीव टू द सीनियर सिटीजन्स जो 75 ईयर्स के ऊपर हैं उनकी इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है, उनको अब टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स ओवर 75 ईयर्स ऑफ एज, तो वो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम टाइम लिमिट की बात करें तो टाइम लिमिट फॉर री ओपनिंग केसेस बेकार है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
सीरियस टैक्स इवेजन केसेस जो हैं कंसीलमेंट ऑफ इनकम, जो 50 लाख जिनकी इनकम है, ठीक है, टू बी रीओपन ओनली अप टू 10 years विद अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी सेटअप करेंगे, क्या करें तो। और नेशनल फेसलेस इनकम एपलेट टैक्स ट्रिब्यूनल टू बी स्टैब्लिश, ठीक है, कर लो इस्टेब्लिश। इससे क्या ही कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ओवर 1 लाख टैक्स पेयर्स ऑप्टेड फॉर सेटलमेंट टैक्स डिस्प्यूट। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, विवाद से विश्वास स्कीम क्या है। अब विवाद से विश्वास स्कीम जो है वो डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। इसमें क्या किया गया था कि भाई जो जिन्होंने टैक्स नहीं भरा था, ठीक है, जो डिफ़ॉल्टर्स थे, उनको बोला गया कि आप टैक्स भरिए और तो जितना पेनल्टी है वो हम सब माफ़ कर देंगे, ठीक है। तो ये था विवाद से विश्वास स्कीम, सॉरी। विवाद से विश्वास स्कीम क्या था कि आप टैक्स भरिए, जो भी डिस्प्यूटेड टैक्स है हम आपका पेनल्टी वेव कर देंगे। दैट वाज विवाद से विश्वास। ये याद रखना कि ये डायरेक्ट टैक्स के लिए है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए अलग था। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए शायद विश्वास से कुछ नाम था उसका, जो भी था। विवाद से विश्वास जो है वो डायरेक्ट टैक्स के लिए, बस ये याद रखना, ठीक है। अगर रिलैक्सेशन टू एनआरआईज की अगर हम बात करें, तो रूल्स टू बी नोटिफाइड फॉर रिमूविंग हार्डशिप फेस बाय एनआरआईज रिगार्डिंग देयर फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट्स। सॉरी। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिवाइजिंग डिजिटल इकोनॉमी। अब डिजिटल इकोनॉमी की बात कर लेते हैं कि लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर टैक्स ऑडिट, जो टैक्स ऑडिट होता है अभी, ठीक है। तो डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करी कि पहले जो टैक्स ऑडिट होता था वो 5 करोड़ वाली, जो अगर आपका 5 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है, अगर आपका 5 करोड़ का टर्नओवर है तो आपका ऑडिट होता था। बट अगर अब अभी ऐसा कर दिया है कि अभी अगर 10 करोड़ तक कर दिया है उसको, अगर आप 95% ट्रांजेक्शन डिजिटली करोगे तो, ठीक है, तो हम आपका 5 करोड़ में ऑडिट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप 95% डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो तो हम आपका 5 करोड़ तक ऑडिट नहीं करेंगे, ठीक है, हम वो 10 करोड़ कर देंगे। ये बजट में बोला गया है ताकि डिजिटल पेमेंट बढ़े, ठीक है, डिजिटल इकॉनमी बढ़े। रिलीफ और डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड पेमेंट टू राइट्स एंड इनवाइट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टीडीएस। ये तो ठीक है, अब क्या करें, इसमें टीडीएस एग्जेम्प्ट कर दिया है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है वैसे। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी ऑन डिविडेंड इनकम ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम एट लोअर टी रेट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। एफपीआई बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि डिडक्शन ऑफ टैक्स जो है उसका रेट लोअर कर दिया है, ठीक है, एफपीआईज़ के लिए। अब देखते हैं हम लोग कि अट्रैक्टिंग, इसमें देखो क्या है ये, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं कि क्या आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स जो हैं वो सरकार लाएगी, ठीक है, बाय इशूइंग जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं कि भाई अब इसमें क्या होता है कि आपको मान लो कोई लोन लेना है, ठीक है, तो जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, आप एक बॉन्ड परचेज करते हो एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे। मान लो उसका प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, तो आपको वो बंदा 80 रुपये में देता है बॉन्ड। फिर जब आप उसको वापस ये बॉन्ड देते हो तो आपको वो 100 रुपये मिलता है वापस, ठीक है। बट इसमें आपको बीच में, इस प्रोसेस के बीच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। ये सिर्फ आपने 80 रुपये 80 रुपये का बॉन्ड था, ठीक है, आपने जब वो वापस किया तो आपको 100 रुपये मिल गए, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, दैट इज़ ज़ीरो इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए जो लोन रेस करेगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बोला है ना, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कैसे करोगे भाई, वो जीरो कूपन बॉन्ड्स को इशू करके करेंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ सम कंडीशंस रिलेटिंग टू प्रोहिबिशन ऑन प्राइवेट फंडिंग, रेस्ट्रिक्शन ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सपोज अब हाउसिंग फॉर ऑल में क्या क्या बोला गया देखते हैं कि भाई एडिशनल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1.5 लाख का होगा फॉर लोन टू बाय एन अफोर्डेबल हाउस। ये जो 1.5 लाख का एग्जामेशन है वो एक्सटेंड हो गया है मार्च 2022 तक। टैक्स हॉलीडे अब आ जाएगा मार्च तक, टैक्स हॉलीडे है, टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा आपको अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो तो, ठीक है। उसके बाद टैक्स एग्जेम्पशन अलाउड फॉर नोटिफाइड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा इसके लिए, ये तो पता ही है। टैक्स इंसेंटिव्स आईएफएससी इन गिफ्ट सिटी, जो गिफ्ट सिटी गुजरात में है जिसको हम फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाना चाह रहे हैं, है ना, वहाँ पे टैक्स हॉलीडे मिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहीं पे वो बोल रहा है कि टैक्स हॉलीडे फॉर कैपिटल गेन्स फ्रॉम इनकम्स ऑफ एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज। ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ऐसे देख लो कि एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज जो हैं उनको टैक्स हॉलीडे मिलेगा, उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कैपिटल गेंस टैक्स होता है, मतलब मान लो आपके पास लैंड है, ठीक है, और वो लैंड की आज कीमत 100 रुपये है, ठीक है,
अब कुछ टाइम बाद उस 2 3 4 साल बाद उस लैंड की कीमत जो हो गई वो हो गई 500 रुपये। ठीक है, तो जो ये जो 400 रुपये है ना, दैट इज़ कॉल्ड अ कैपिटल गेंस। ठीक है, आपने इस कैपिटल पे कुछ अमाउंट गेन किया है, दैट इज़ 400 रुपीज़। इस पर सरकार टैक्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेंस टैक्स। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल गेंस टैक्स। तो टैक्स एग्जम्पशन फॉर एयरक्राफ्ट लीज रेंटल्स पेड टू फॉरेन इन्वेस्टर्स बेकार है। और टैक्स इंसेंटिव फॉर रीएलोकेटिंग फंड्स इन द आईएफएससी, टैक्स इंसेंटिव दिया गया, बस कुल मिला के बात करने वाली ये है। ठीक है, ईज़ ऑफ फाइलिंग, आईटीआर फाइल करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो अच्छे किए गए हैं, वो उसका कंप्लाइंस ईजी किया गया है। डिटेल्स ऑफ कैपिटल गेन्स फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स एक्सेट्रा टू बी प्री फिल्ड इन द रिटर्न्स। तो रिटर्न्स में पहले से ही आ जाएगा, ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा क्या है, रिलीफ टू स्मॉल ट्रस्ट। स्मॉल ट्रस्ट जो है उसमें जो एग्जामेशन लिमिट है वो रिवाइज कर दी गई है, 1 करोड़ से वो 5 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। तो एक ये है रिलीफ। उसके बाद मतलब इस 5 करोड़ तक एग्जामेशन मिलेगा। ठीक है, पहले 1 करोड़ तक मिलता था, 5 करोड़ पे मिले, 5 करोड़ तक मिलेगा। लेबर वेलफेयर के लिए क्या किया गया है, एलिजिबिलिटी फॉर टैक्स हॉलीडे क्लेम्स फॉर स्टार्टअप्स एक्सटेंडेड बाय 1 more year। ठीक है, अब जो स्टार्टअप्स है ना, स्टार्टअप्स को टैक्स पे नहीं करना पड़ता इनिशियली, तो वो जो स्कीम है वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है कि अगर 1 साल में अगर आप कोई स्टार्टअप रजिस्टर करते हो तो आपका टैक्स हॉलीडे वही रहेगा जो पुराना वाला है। मतलब जो मतलब टैक्स हॉलीडे क्लेम आप कर सकते हो, कुल मिला के आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, स्टार्टअप टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। कैपिटल गेन्स एग्जाम्पशन भी दिया गया है, कैपिटल गेन्स एग्जाम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च। तो कैपिटल गेन का भी जो एग्जाम्पशन है वो स्टार्टअप्स को दिया गया है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस सिस्टम आ जाएगा, जिसमें इन्वॉइस जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगा। जैसे अमेज़ॉन पे आप शॉपिंग करते हो तो इन्वॉइस आ जाता है ना साइड में, तो वैसा ही अब हर जगह करेंगे ताकि पेपरलेस हो पाए। प्री फिल्ड एडिबल जीएसटी रिटर्न प्री फिल्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद डीप एल एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे टैक्स एविडर्स को पकड़ने के लिए। ठीक है, जीएसटीएन सिस्टम उसको इन्हांस करेंगे, ये है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी रैशनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्पिंग इंडिया गेट इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन। जैसे कि हमने पीछे भी बात किया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देना है। ठीक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाना है ताकि वो ग्लोबल चैम्पियंस बन पाए, राइट। तो वो एक ऑब्जेक्टिव है। 80 आउटडेटेड एग्जेम्पशंस जो हैं उनको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, रिवाइज डिस्टॉर्शन फ्री कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर टू बी पुट इन प्लेस बाय रिव्यूइंग मोर देन 400 ओल्ड एग्जेम्पशंस। तो ये सब जो भी आउटडेटेड चीज़ें हैं वो उनको हम हटाने वाले हैं। न्यू कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस टू बी वैलिड टिल 31 मार्च फॉलोइंग 2 years फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इशू। तो डेट ऑफ इशू से 2 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सब कुछ एग्जामेशन मिले हैं चार्जर्स और सब पार्ट्स पे। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट्स पे ड्यूटी लगेगी, 2.5% हो गई है, पहले 0% थी, कुछ कुछ पार्ट्स पे अब 2.5% हो गई है। आयरन स्टील पे बात करें तो आयरन एंड स्टील सेक्टर में कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है, 7.5% कर दिया गया है सब पे। सेमीज, फ्लैट एंड लॉन्ग प्रोडक्ट सब पे जो भी हैं, नॉन एलॉय, एलॉय एंड स्टेनलेस स्टील, जितने भी आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स हैं सब पे फ्लैट कस्टम ड्यूटी है अब 7.5% की। ठीक है, ड्यूटी ऑन स्टील, स्टील पे स्क्रैप कर दी गई है, जो ड्यूटी लगती थी स्टील पे उसको स्क्रैप कर दिया गया है। दैट हैज़ बीन ड्यूटी स्टील स्क्रैप जो है उस पर ड्यूटी एक्सेम्प्ट कर दी गई है 31 मार्च तक। एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी को रिवोक कर दिया गया है। अब ये भी कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं, अब पढ़ ही रहे हैं बजट, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है। एंटी डंपिंग क्या होता है कि जैसे मान लो चाइना से कोई सामान आ रहा है। ठीक है, तो चाइना में जो सामान बना रहा है, ठीक है, वो क्या करता है कि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उससे भी कम में इंडिया में सामान बेच दे रहा है, या फिर जो जिस प्राइस पे वो अपनी कंट्री में बेच रहा है, जिस प्राइस पे वो चाइना में बेच रहा है, मान लो चाइना में वो 2 रुपये में बेच रहा था। ठीक है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेट से 1 रुपये है। ठीक है, 1 रुपये है। ऐसा नहीं करते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या लेते हैं कि मान लो वो अपनी कंट्री में 50 रुपये का बेच रहा है। ठीक है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 20 रुपये है। ठीक है, बट ये मैन्युफैक्चर क्या करता है, अपना मार्केट बढ़ाने के लिए इंडिया में ये 15 रुपये में बेच दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ही इज़ डंपिंग हिज प्रोडक्ट इनटू इंडियन मार्केट, ताकि यहाँ का डोमेस्टिक जो मार्केट है वो ख़राब हो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। मान लो गवर्नमेंट ने 8 रुपये की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। ठीक है, या फिर मान लो लेट्स से कि गवर्नमेंट ने 30 रुपये की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो इसका प्राइस अब कितना हो गया, इसका प्राइस हो गया 45 रुपीज़। जो प्राइस 15 रुपये था अब वो प्राइस हो गया 45 रुपीज़।
तो अब ये डोमेस्टिक मार्केट में कम्पीट कर लेगा, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो इससे कम्पीट कर पाएंगे। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी ये होती है, जब भी कोई प्रोडक्ट डंप करता है हमारी कंट्री में तो गवर्नमेंट एक ड्यूटी लगा देती है ताकि उसका प्राइस बढ़ जाए और डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी कम्पीट कर पाएँ, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। और दूसरी होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है कि मान लो यही मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले 20 रुपये था, ठीक है। पहले 20 रुपये था इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या हुआ कि जो चाइना की गवर्नमेंट है उसने इसको सब्सिडी दे दी। उसने इसको लेट से 10 रुपये की सब्सिडी दे दी। तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना रिड्यूस हो गया, 10 रुपये हो गया। अब इसका जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपये हो गया तो अब क्या करेगा, अब ये सेम चीज़ फिर से 15 रुपये में दे देगा इधर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि अब इसके ऊपर जो ड्यूटी सरकार लगाएगी ना, ताकि इसका प्राइस बढ़ जाए और वो डोमेस्टिक मार्केट में कम्पीट कर पाए, उसको हम बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है कि जब कोई दूसरी गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्सिडी मतलब सब्सिडी देती है मैन्युफैक्चरर को, ताकि दूसरी कंट्री में जो प्राइस है वो कम हो जाए, ठीक है। एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है जब गवर्नमेंट, तो उसको काउंटर करने के लिए जिस भी कंट्री में प्रोडक्ट जा रहा होता है वो जो ड्यूटी लगाती है दैट इज़ कॉल्ड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। कॉपर स्क्रैप पे जो ड्यूटी है दैट इज़ रिड्यूस, इस पे रिड्यूस कर दी गई है, 5 से 2.5% हो गई है। टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है नायलॉन चिप्स पे, नायलॉन फार्म पे, फाइबर पे और यान पे इसको रिड्यूस कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है, ठीक है। केमिकल्स पर अगर बात करें तो कस्टम ड्यूटी जो है वो उसको इनकरेज किया, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। बकवास है ये सब। ड्यूटी ऑन नैप्था वो नैप्था पे रिड्यूस कर दी गई है ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी नैप्था पे रिड्यूस कर दी गई है। नायलॉन फाइबर यान पे भी रिड्यूस कर दी गई है, याद रख लेना। गोल्ड एंड सिल्वर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, कर लो भाई। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो फेज मैन्युफैक्चरिंग प्लान, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जिसमें सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पे फोकस है। तो सोलर एनर्जी कहीं अगर वर्ड आ जाए तो उसको अच्छे से पढ़ लिया करो कि भाई सोलर एनर्जी से कुछ रिलेटेड है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कुछ रोल है क्या इस चीज़ में, क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहता है, ठीक है। फेज मैन्युफैक्चरिंग प्लान फॉर सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स टू बी नोटिफाइड, ठीक है, इसको नोटिफाई करेंगे। ड्यूटी ऑन सोलर इन्वेस्टर रेज फ्रॉम 5% टू 20%। सोलर इन्वर्टर्स पे जो ड्यूटी है उसको रेज़ कर दिया गया है, 5% से 20% कर दिया गया है। सोलर लैंटर्न्स पे 5% से 15% कर दिया गया है टू इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ताकि बाहर से आप इंपोर्ट ना कर पाओ। यही हम बात कर रहे थे ना कि इंपोर्ट पे इंपोर्ट आपने ड्यूटी बढ़ा दी है, ताकि जो प्राइस आ रहा है वो महंगा पड़े, ताकि लोग जो हैं वो डोमेस्टिक ही परचेज़ करें, आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने, करेक्ट। तो सोलर इन्वर्टर्स पे जो है वो ड्यूटी रेज़ कर दी गई है 5 से 20, सोलर लैंटर्न्स पे 5 से 15 कर दी गई है। कैपिटल इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो टनल बोरिंग मशीन टू नाउ अट्रैक्ट, टनल बोरिंग मशीन जो हैं उसमें अब कस्टम ड्यूटी लगेगी 7.5% की, और उनके पार्ट्स पे 2.5% की लगेगी। याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, बस एक नॉर्मल बताने के लिए है। ड्यूटी ऑन सर्टेन ऑटो पार्ट्स इंक्रीज टू जनरल रेट टू 15%, अभी इसको 15% कर दिया। एमएसएमई प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ड्यूटी ऑन स्टील स्क्रूज एंड प्लास्टिक बिल्डर वेयर्स इंक्रीज टू 15%, इसको 15% कर दी गई है प्लास्टिक बिल्डर वेयर्स की। प्रॉन की 15% से 5% से 15% कर दी गई है, इसको बढ़ा दी गई है। प्रॉन फीड की बढ़ा दी गई है। एग्जेम्पशन ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ ड्यूटी फ्री आइटम्स रैशनलाइज, बेकार है, छोड़ दो। एग्जेम्पशन ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ लेदर्स पे जो इस पे इम्पोर्ट जो लगते थे वो विड्रॉ कर लिए गए हैं, अब लेदर वाले प्रोडक्ट्स पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी ऑन फिनिश सिंथेटिक जेम स्टोन्स रेज टू इनकरेज डोमेस्टिक प्रोसेसिंग, जो फिनिश्ड सिंथेटिक जेम स्टोन्स हैं वो जो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, है ना, जो जेम स्टोन्स बाहर से इम्पोर्ट होते हैं उन पे कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, ताकि डोमेस्टिक प्रोसेसिंग हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो वो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन की। तो कॉटन पे कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, 0 से 10% कर दिया गया है। सिल्क पे भी बढ़ाया गया है, 10 से 15% कर दिया गया है। तो कॉटन पे भी बढ़ी है और सिल्क पे भी बढ़ी है। विड्रॉल ऑफ एंड यूज़ बेस्ड कंसेशन ऑन डीनेचुरेटेड इथाइल एल्कोहल, इस पे जो कंसेशन था उसको विड्रॉ कर लिया गया। इट विल अट्रैक्ट ड्यूटी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगेगा कुछ आइटम्स पे। रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड ईज़ ऑफ कंप्लाइंस, अगर हम ईज़ ऑफ कंप्लाइंस की बात करें तो एक तुरंत कस्टम्स का कंसेप्ट आया, ये पहले भी आ चुका है। बैंगलोर और आई गेस ये
बैंगलोर में इम्प्लीमेंट हुआ था ये। तो इसमें क्या होता है बेसिकली तुरंत कस्टम्स में, कि जो कस्टम्स कस्टम्स जब कभी कोई प्रोडक्ट आता है इंडिया में, है ना, बाहर से इंपोर्ट होता है, तो कस्टम को क्लियर कराने में बहुत टाइम लगता है, बहुत घूसखोरी भी होती है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है कि भाई एक, अब आपको फिज़िकली यहाँ पे आना पड़ता था पहले, अब तुरंत कस्टम्स में क्या होता है, फिज़िकली आपको आना नहीं पड़ेगा, आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा अपने मोबाइल पे, आप उसको स्कैन करो, वहाँ पेमेंट कर दो, ठीक है। तो बिल्कुल ही फेसलेस, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस मेजर होगा। तो आप ये यहाँ पे जो बंदा है वो आपसे घूस भी नहीं मांग सकता, क्योंकि ये तो क्यूआर कोड जनरेट होगा, वहीं से आपको पेमेंट करना है ना। तो ये सब ये जो प्रोसेस होगा पूरा कस्टम क्लियरेंस का, वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं तुरंत कस्टम्स, ठीक है। तो ये मेजर आया है, न्यू प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन। बेकार अचीवमेंट्स अगर हम बात करें तो कोविड-19 के अंदर अचीवमेंट क्या थी पिछले साल की, अगर हम बात करें तो सबसे एक एक करके देखेंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में हमने क्या क्या किया है, कि 80 करोड़ को फ्री फूड ग्रेन दिया है 80 करोड़ लोगों को, 8 करोड़ फैमिलीज़ को फ्री कुकिंग गैस दी है, ठीक है। डायरेक्ट कैश दिया है 40 करोड़ फैमिलीज़ को, जिसमें वुमेन एंडरली और पुअर आते हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की अगर हम बात करें तो उसमें हमने 23 लाख करोड़, दैट इज़ अराउंड 10% ऑफ द जीडीपी, पैसा दिया है, पैसा गिव अवे किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अगर हम बात करें तो जिसमें 3 पार्ट में ये रिलीज़ हुआ था, 1.0, 2.0, 3.0, ठीक है। दीज वर लाइक 5 मिनी बजट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है इसमें ना। 27.1 लाख करोड़ का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आया था, इंक्लूडिंग द आरबीआई मेजर्स दैट अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ द जीडीपी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आई, एग्रीकल्चर एंड लेबर रिफॉर्म्स आए, एमएसएमई की रीडेफिनेशन हुई। एमएसएमई का जो अभी डेफिनेशन है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट 1, 5 और 10। इसके इन्वेस्टमेंट अगर इसके नीचे हो तो माइक्रो, इसमें मीडियम और इसमें लार्ज। और टर्नओवर की बात करें तो कितना है, टर्नओवर में से 10, 550 और 100 है, 550 और 100 है, ठीक है, टर्नओवर में। तो इससे अगर कम है, ठीक है, तो माइक्रो, मीडियम, मतलब 1, 5, 10, ठीक है, और 550 और 100 है शायद, देख लेना एक बार, याद नहीं है एग्जैक्टली कितना है, एक बार देख लेना, ठीक है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ मिनरल सेक्टर किया है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टेकिंग्स आई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च किया है, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन्स आ गई हैं, 2 और आने वाली हैं, और हमने लोएस्ट डेथ रेट मेंटेन किया है पर मिलियन, करेक्ट। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे इस साल द वेरी 2021 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर अस। वाई? बिकॉज दिस इज़ आर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 60 ईयर्स हुए हैं गोवा के एक्सेशन को, इंडिया गोवा जब इंडिया में एक्सीड हुआ था तो उसको 60 साल हो गए हैं। 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर को 50 ईयर्स हो गए हैं, एंड दिस इज़ आर 8th सेंसस। And in this year, India is presiding the BRICS presidency इंडिया के हाथ में है। अभी इस साल हम चंद्रयान 3 मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं, एंड दिस वेरी ईयर वी आर ऑल्सो होस्टिंग हरिद्वार महाकुंभ, ठीक है। तो दोस्तों ये था बजट का पूरा एक्सप्लेनेशन, आई गेस बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। एक दो बार और आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, मेन पॉइंट्स ही आप पढ़ना रटने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, दोस्तों को बताइए, ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिले। और अगले लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे हम जितनी भी स्कीम्स डिस्कस हुई हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट में, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्कीम्स, है ना। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।